351 लू मिंग ने नहीं किया। कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के सम्मेलन कक्ष में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी क्रिम्सन क्लाउड वैली, लू मिंग, हुआची और अन्य सभी लोग चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे। सम्राट आकाश दिव्य रक्षक का चयन एक अवसर है, धधकते सूर्य साम्राज्य के दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को तोड़ने का अवसर। मेरा मानना है कि 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय इस अवसर का लाभ उठाकर कियू चांगकोंग को सम्राट आकाश दिव्य रक्षक के चयन में शामिल करेगी। एक बार कियू चांगकोंग सम्राट आकाश दिव्य रक्षक में सफलतापूर्वक शामिल हो जाए तो हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। सबसे पहले लिन जुएई ने बोलना शुरू किया। बिल्कुल सही, सम्राट आकाश दिव्य रक्षकों के पास बहुत अधिक अधिकार है। समय आने पर उनकी थोड़ी सी शक्ति भी भयावह साबित होगी। कियू चांगकोंग की प्रतिभा को देखते हुए भले ही वो सम्राट आकाश दिव्य रक्षकों में शामिल न हो पाए, लेकिन सच्चाई का अनुमान लगाना कठिन है। यहाँ तक कि अगर वो आरक्षित सम्राट आकाश दिव्य रक्षक भी बन जाता है तब भी वो एक बड़ा खतरा होगा। स्कारलेट क्लाउड वैली के घाटी स्वामी लिंग पोटियान ने सिर हिलाकर कहा, हमें कियू चांगकोंग के खिलाफ लड़ने से पहले अपनी तरफ से किसी को डिटियन डिवाइन गार्ड बनने की भी जरूरत है। किसी ने आह भरी। अगले ही पल सबकी निगाहें लू मिंग पर टिक गईं। उनकी तरफ से केवल लू मिंग की प्रतिभा ही अद्वितीय थी और उनमें कियू चांगकोंग से लड़ने की क्षमता थी। क्या ये द्वितीय के दिव्य रक्षक हैं? लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। ये कहना उचित था कि उसे सम्राट स्वर्ग दिव्य महल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सम्राट स्वर्ग दिव्य महल का महल स्वामी मार्शल सम्राट डी यी उसका नियति शत्रु था। हालांकि मार्शल सम्राट डी यी अभी भी तियानक्सुआन क्षेत्र से बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें फिलहाल इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा लू मिंग सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बनने की भी तीव्र इच्छा रखता था। ऐसा कहा जाता था कि डिटियन के दिव्य रक्षक पूरी दुनिया से आए अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग थे और वे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। इन राक्षसों से लगातार संघर्ष करने से ही वो मजबूत बन सकता था, अपनी क्षमता को निखार सकता था और तेजी से सुधार कर सकता था। लू मिंग को गहरी सोच में डूबा देखकर सभी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। यदि लू मिंग डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन में भाग नहीं लेना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे जाऊं, लू मिंग ने कहा। लू मिंग को सिर हिलाते देख बाकी लोग बेहद खुश हो गए। हाँ, इसमें भाग लेना बहुत आसान है। एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस का दूत इस समय ब्लेजिंग सन एम्पायर में गश्त कर रहा है। जल्द ही वो ब्लेजिंग सन एम्पायर के प्रतिभाशाली लोगों को निमंत्रण पत्र भेजेगा। केवल निमंत्रण पत्र प्राप्त करके ही एम्पायरियन हेवन डिवाइन गार्ड्स के चयन में भाग लिया जा सकता है। घाटी का स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुआ। ओह, तो बात ऐसी है? लू मिंग ने सिर हिलाया। मार्क्वेस चैंपियन, आपकी प्रतिभा के बल पर आपको निमंत्रण अवश्य मिलेगा। यद्यपि एम्पायरियन हेवन डिवाइन गार्ड्स को तियानक्सुआन क्षेत्र के विशाल पूर्वी इलाके का सामना करना पड़ेगा, जहां अनगिनत प्रतिभाशाली योद्धा है, फिर भी आपकी प्रतिभा के कारण एम्पायरियन हेवन डिवाइन गार्ड्स में आरक्षित पद प्राप्त करना असंभव नहीं है। उस समय आप कियू चांगकोंग के विरुद्ध लड़ने के लिए आत्मविश्वास से भरे होंगे। लिन जुएई ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। क्या आप डिटियन डिवाइन गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं? शायद नहीं। लू मिंग स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन जुएई को लगा हो कि वो डिटियन डिवाइन गार्ड के आरक्षित दल में भी प्रवेश नहीं कर सकता? लिन जुएई ने मानो लू मिंग के मन की बात पढ़ ली थी और समझाया, महान चैंपियन, तियानक्सुआन क्षेत्र का पूर्वी भाग बहुत विशाल है। हम जिस क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला में है वह तो इस क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के पार कई अन्य क्षेत्र हैं जो क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला से भी बड़े हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कई शक्तिशाली साम्राज्य हैं। उदाहरण के लिए क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला के पास एक क्षेत्र है जिसे हजार नदी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक साम्राज्य हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली एक उच्च स्तरीय साम्राज्य है। ये बनिंग सन साम्राज्य से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ अनेक प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभाओं वाले लोग हैं। ये केवल हजार नदी क्षेत्र की बात है। अन्य अधिक शक्तिशाली क्षेत्र भी है, इसलिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। लिन जुएई ने अपनी बात समाप्त की और आह भरी। हाँ, बिल्कुल सही। अतीत में जब बादल सम्राट की सूची में शामिल सभी प्रतिभाशाली लोग मारे गए थे, तब भी उनमें से कोई भी आरक्षित सम्राट आकाश दिव्य रक्षक नहीं बन पाया था। इस बार बादल सम्राट की सूची में शामिल प्रतिभाशाली लोग कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि मेरा अनुमान है कि केवल 3 ही वास्तविक सम्राट आकाश दिव्य रक्षक बन पाएंगे और 10 से अधिक आरक्षित सम्राट आकाश दिव्य रक्षक नहीं बन पाएंगे।
घाटी के स्वामी ने भी आह भरी। लू मिंग अवाक रह गया। बादल सम्राट की सूची में शामिल प्रतिभाशाली लोगों में से 3 से भी कम लोग आधिकारिक डिटियन दिव्य रक्षक बन सकते थे। प्रतियोगिता वाकई बहुत कठिन थी। हालांकि अगले ही पल लू मिंग की आंखों में फिर से आग सी जल उठी और उसका खून खौलने लगा। क्या यही उसकी इच्छा नहीं थी? प्रतिभाओं और नायकों से लड़ना, बंधनों को तोड़ना, आत्मा उत्थान का अनुभव करना और निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त करना। लू मिंग के जोशीले जुझारू जज्बे को देखकर लिन जुई और बाकी सबने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद देखी। धधकते सूरज के साम्राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए वे केवल लू मिंग पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकते थे। इसी क्षण लिन जुई के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में 10,000 मील की दूरी तक ध्वनि संचारित करने वाला एक ताबीज प्रकट हो गया। ताबीज में संदेश देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। स्वर्ग के दिव्य महल से दूत ने किसी को भेजा है। वो शायद निमंत्रण देने आया है। चलो उसका स्वागत करते हैं। समूह ने जल्दी से हॉल से बाहर कदम रखा और बाहर की ओर उड़ गए। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के बाहर आकाश में एक युवक अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे अकेला खड़ा था। वो युवक लगभग 26 या 27 वर्ष का था। उसने बैंगनी रंग का चोला पहना हुआ था और वो एक कुलीन आभा से परिपूर्ण था। मैं रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की प्रमुख लिन जुई हूँ। स्वर्ग के दिव्य महल के दूत, नमस्कार। मैं स्कारलेट क्लाउड वैली का घाटी स्वामी लिंग पोटियान हूँ। सम्राट स्वर्ग दिव्य महल के दूत, नमस्कार। लिन जुई और लिंग पोतियान ने जल्दी से मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाया और लिन जुई और लिंग पोतियान की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हुआ कि क्रिम्सन क्लाउड वैली यहीं है। इससे मुझे एक और यात्रा करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। इतना कहने के बाद बैंगनी वस्त्रधारी युवक के हाथों में 2 सुनहरे निमंत्रण पत्र प्रकट हुए। उसने हाथ हिलाकर उन दोनों निमंत्रण पत्रों को लिन जुई और लिंग पोतियान की ओर उड़ा दिया। लिन जुई और लिंग पोटियन ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये 2 निमंत्रण पत्र, एक फेंग वूजी के लिए और दूसरा लिंग यानची के लिए। उनसे कहिए कि वे इन निमंत्रण पत्रों को बादल विहीन साम्राज्य में ले आएं और प्रारंभिक दौर में भाग लें। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने उदासीनता से कहा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने पीछे मुड़कर देखा और जाने ही वाला था। राजदूत, कृपया प्रतीक्षा करें, लिन जुई ने जल्दी से आवाज लगाई। क्या हुआ? क्या आपके कोई सवाल है? बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने ठंडे भाव से पीछे मुड़कर देखा। दूत, क्या मैं पूछ सकता हूं कि लू मिंग को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? लिन जुई ने सावधानीपूर्वक पूछा। लू मिंग, बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने व्यंग्य करते हुए कहा, निमंत्रण न मिलने में अजीब क्या है? इसका मतलब तो बस इतना है कि वो योग्य नहीं है। ठीक है, अब और कोई सवाल नहीं, बस इतना ही। दूत, लिन जुई ने दांत पीसते हुए फिर से चिल्लाकर कहा, संदेशवाहक, क्या आपसे कोई गलती हुई है? लू मिंग की प्रतिभा और प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें निमंत्रण कैसे नहीं मिल सकता? क्या संदेशवाहक उच्च अधिकारियों से पूछ सकता है? जी हाँ, दूत जी, मुझे लगता है कि वाकई कोई गलती हुई है। मार्क्वेस चैंपियन लू मिंग को निमंत्रण कैसे नहीं मिला? लिंग पोटियन ने भी यही कहा। जब फेंग वूजी और लिंग यानची के पास भी निमंत्रण पत्र थे, तो लू मिंग के पास कैसे नहीं हो सकता था? ये जानना जरूरी है कि लू मिंग 6 धधकते सूरज नायकों के स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को भी मार सकता था। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के साथ युद्ध के दौरान दुआनमू लिन को भी उसी ने मार डाला था। ये जानना जरूरी है कि दुआनमू लिन ने फेंग वूजी को हराया था। अंत में फेंग वूजी को निमंत्रण मिला लेकिन लू मिंग को नहीं। यह वाकई अजीब था। क्या गड़बड़ है? क्या आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? या आप लोग दिव्य महल, एम्पायरियन हेवन पर संदेह कर रहे हैं? बैंगनी रंग के वस्त्र पहने युवक का चेहरा ठंडा पड़ गया जब उसने शत्रुतापूर्ण निगाहों से लिन जुई और लिंग पोतियान को देखा। लिन जुई और लिंग पोतियान के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि लू मिंग मूल्यांकन में भाग ले पाएगा या नहीं, ये बनिंग सन साम्राज्य की स्थिति और मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट और क्रिम्सन क्लाउड वैली के अस्तित्व और मृत्यु से जुड़ा था। उसे इस बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए थी। दूत, यह एक गलतफहमी है। हालांकि लू मिंग के पास निमंत्रण नहीं है। यह वाकई अजीब है। क्या आप कृपया इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं? लिन जुई ने दांत पीसते हुए बोलना जारी रखा। बेशर्म। लिन जुई अपनी बात पूरी कर पाती तभी बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने जोर से चिल्लाया। उसी समय उस युवक से एक भयानक आभा निकली। यह आभा पर्वत के समान भारी और सागर के समान विशाल थी। यह अत्यंत शक्तिशाली और विशाल थी।
हाफ सटिप किंग, लिन जुई और लिंग पोतियान ने एक साथ विस्मय व्यक्त किया। उसी समय इस बल को संतुलित करने के लिए उनके शरीरों से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। हालांकि उनके शरीर लड़खड़ा गए और वे 3 कदम पीछे हट गए। वो बहुत मजबूत था। सभी लोग चौंक गए और बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस युवक को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बैंगनी वस्त्र पहने ये युवक वास्तव में आधा राजा था। वो देखने में 26 या 27 साल का ही लग रहा था। इतनी कम उम्र में ही वो राजा बनने की आधी अवस्था तक पहुंच चुका था। यह वाकई चौंकाने वाला था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि वो लिन जुई से भी अधिक शक्तिशाली था। क्या यही है एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल की शक्ति? एक साधारण युवक जो प्रचंड सूर्य साम्राज्य में निमंत्रण पत्र देने आया है, वो पहले से ही इतना शक्तिशाली है। बगल में लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हम स्वर्ग के दिव्य महल के हर काम के अपने कारण होते हैं। मैं तुम सबको शक करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? क्योंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम सबको मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस युवक की आंखें उदास थीं और वह ठंडे स्वर में बोल रहा था। वह अहंकारी रवैये से भरा हुआ था। पंथ के नेता लिन, अब और कुछ मत कहो। लू मिंग ने लिन जुएई को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा था। लिन जुएई और लिंग पोतियान ने एक लंबी आह भरी और कुछ नहीं कहा। हम्फ, बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने ठंडी सी सांस ली और अपनी आस्तीन लहराते हुए चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने ठंडी निगाहों से लू मिंग की ओर देखा। हालांकि यह सिर्फ एक पल की चमक थी, फिर भी लू मिंग ने इसे देख लिया। अरे, क्या हो रहा है? मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा, और सम्राट स्वर्ग दिव्य महल से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। यह व्यक्ति मुझे इतनी ठंडी निगाहों से क्यों देख रहा है? लू मिंग ने भौहें चढ़ाकर सोचना शुरू किया। क्या हो रहा है? मार्क्वेस चैंपियन को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? लिंग पोतियान का स्वभाव अधिक अधीर था, और जैसे ही बैंगनी वस्त्र पहने युवक चला गया, लिंग पोतियान चिल्ला उठी। हाँ, यह मामला वाकई अजीब है। लिन जुई की भौहें भी चिंता से तनी हुई थीं। बिना निमंत्रण के कोई भी डिटियन डिवाइन गार्ड मूल्यांकन में भाग नहीं ले सकता था। अगर कियू चांगकोंग डिटियन दिव्य रक्षकों में शामिल नहीं होता तो सब ठीक होता, लेकिन अगर वो डिटियन दिव्य रक्षकों में शामिल हो जाता, भले ही वो केवल आरक्षित ही क्यों न होता, तो भी वे सभी खतरे में पड़ जाते। पंथ के नेताओं, मार्क्वेस चैंपियन, मेरा एक अनुमान है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इसी क्षण एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। सीनियर हुआ, क्या आपके पास कोई अनुमान है? लिन जुएई ने जल्दी से पूछा। यह बूढ़ा व्यक्ति शाही परिवार का वरिष्ठ सदस्य था। अगर हुआ झेंग एक्सिंग अभी भी जीवित होता तो उसे इस व्यक्ति को चाचा कहकर ही पुकारना पड़ता। उनकी वरिष्ठता अत्यंत उच्च थी और उनकी साधना मार्शल पूर्वज स्तर के 9वें स्तर पर थी। शाही परिवार में 9वें स्तर के मार्शल पूर्वज विशेषज्ञ बचे हुए वे इकलौते व्यक्ति थे। बूढ़े शाही चाचा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे दुनिया भर के लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय में भी मेरे दोस्त हैं। मैंने एक बार एक गुप्त बात सुनी थी कि जब कियू चांगकोंग छोटा था तो उसे सम्राट स्वर्ग दिव्य महल की पूर्वी शाखा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने नामात्र का शिष्य बना लिया था। क्या कियू चांगकोंग एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस की पूर्वी शाखा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नामात्र का शिष्य है? शाही परिवार के उस बूढ़े चाचा के शब्द एक बम की तरह थे, जिससे सभी के दिमाग हिल गए। उन सभी ने बूढ़े शाही चाचा को हैरानी से देखा। वरिष्ठ, क्या आपने जो कहा वो सच है? लिन जुएई की आवाज कांप रही थी। बूढ़े शाही चाचा ने सिर हिलाकर कहा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सिसी गू सभी लोग हौंफने लगे और वातावरण बेहद घुटन भरा और भारी हो गया। अगर ऐसा है तो कियू चांगकोंग ने जरूर कुछ किया होगा, वरना मार्क्वेस चैंपियन जैसी प्रतिभा के बावजूद उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? लिन जुएई ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। हमें क्या करना चाहिए? कियू चांगकोंग को इतनी शक्तिशाली हस्ती का समर्थन प्राप्त है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चित रूप से एम्पायरियन स्काई डिवाइन गार्ड्स में शामिल हो जाएगा? सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिटियन दिव्य रक्षकों के चयन के अपने नियम है। आप सिर्फ किसी के समर्थन से शामिल नहीं हो सकते। अंततः ये सब आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लिंग पोटियन ने कहा, इतना खराब भी नहीं। बाकी सबने सिर हिलाया। इसके बावजूद घटनास्थल का माहौल बेहद दमनकारी था। वरिष्ठों, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय तो बस एक लड़ाई होगी।
कौन जीतेगा, लड़ाई से पहले कौन जानेगा? इसी क्षण लू मिंग चिल्ला उठा। उसके चेहरे पर निराशा का कोई निशान नहीं था। वह सीधा खड़ा था, आत्मविश्वास से भरा और दृढ़ निश्चयी, मानो कोई दिव्य भाला हो जो आकाश को चीर सकता हो। तो क्या हुआ अगर क्यू चांगकोंग को एक शक्तिशाली समर्थक का समर्थन प्राप्त था? अधिक से अधिक, ये सिर्फ एक लड़ाई होगी। मार्क्विस चैंपियन सही कह रहे हैं। हालात अभी सबसे बुरे नहीं हुए हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहें, लिन जुएई ने कहा। उसके बाद सभी लोग मुख्य हॉल में लौट आए और जाने से पहले थोड़ी देर चर्चा की। बात बस इतनी सी थी कि सबके दिलों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था और कुछ समय के लिए उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। लू मिंग खून जैसे लाल रंग के सेना शिविर के मुख्य तंबू में लौटा और सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया। वो पालथी मारकर बैठ गया। शक्ति, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जब तक आप में पर्याप्त शक्ति है, आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लू मिंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और चबूतरे पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का ढेर प्रकट हो गया। लू मिंग ने 10,000 आध्यात्मिक युद्ध शरीर का विकास शुरू करने की योजना बनाई। काफी समय से उसने अपने शरीर को साधना नहीं दी थी। इसका कारण ये था कि उसके पास उच्च कोटि की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं थीं। प्रथम और द्वितीय स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां साधना में कारगर नहीं थी और समय की बर्बादी थी। इस दौरान कई युद्ध हुए थे। लू मिंग ने बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट के महान गुरुओं को मार गिराया था और उनके भंडार वलय प्राप्त कर लिए थे। उसके पास काफी संख्या में चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं। इससे पहले लू मिंग ने 5वीं श्रेणी के शारीरिक विकास में प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर ली थी। केवल चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही उसके सुधार पर अधिक प्रभाव डाल सकती थीं। हाथ के इशारे से 2 चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लू मिंग के हाथ में आ गईं। उसने 10,000 आध्यात्मिक युद्ध शक्ति का संचार शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद वे 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां असंख्य आत्माओं की ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं और लू मिंग के शरीर की गहराई में समा गईं, जिससे उनके शारीरिक शरीर की शक्ति में वृद्धि हुई। 2 को परिष्कृत करने के बाद उसने 2 और निकाल लिए। जैसे जैसे लू मिंग साधना करता गया, समय धीरे धीरे बीतता गया। वर्मिलियन बड हॉल, यान लैन का निवास स्थान। लैन वाले, क्या तुम सचमुच उस जगह जाना चाहते हो? यान लैन ने मु लैन की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। दादाजी, क्या कोई और रास्ता है? उस जगह जाकर ही हम लू मिंग के लिए निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और उसे द्वितीय दिव्य रक्षकों के चयन में भाग लेने दे सकते हैं। मु लैन ने दृढ़ भाव से कहा। लैन के सदस्य, आपको इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। यान लैन ने आह भरी। दादाजी, लू मिंग की प्रतिभा को देखते हुए द्वितीय दिव्य रक्षकों में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प है। तभी वो अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन कर पाएगा और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएगा। इसके अलावा ऐसा करके ही हम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को बचा सकते हैं और आपको सुरक्षित रख सकते हैं, दादाजी। मु लैन ने कहा। लैन के मालिक, क्या आप ठीक हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है? यान लैन ने चिंता से कहा। दादाजी, क्या आपको लू मिंग पर भरोसा नहीं है? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वो द्वितीय डिवाइन गार्ड्स में शामिल हो जाता है तो वो सचमुच मेरी आजादी वापस दिला पाएगा। इस समय मु लैन की आंखें चमक उठी। ये लू मिंग में उसके अटूट विश्वास का प्रकाश था। यह मुश्किल है, हालांकि लू मिंग बेहद प्रतिभाशाली है, लेकिन यह प्रतिभा उसे केवल धधकते सूरज साम्राज्य में ही प्राप्त है। शाही आकाश दिव्य रक्षकों में वो बहुत साधारण है, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। यान लैन ने आह भरी। दादाजी, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। अब मैं जा रही हूं, दादाजी। इतना कहकर मु लैन ने यान लैन को प्रणाम किया और फिर तैरती हुई वर्मिलियन बड हॉल से गायब हो गई। लू मिंग को स्वाभाविक रूप से इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 7 दिनों में लू मिंग ने 500 से अधिक चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत किया और अपने शरीर को 5वीं श्रेणी के परिपूर्ण शरीर में विकसित किया। हालांकि इस समय लू मिंग चाहे कितनी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तैयार कर ले, उसका शरीर उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो पुनर्तः 5वीं श्रेणी के सिद्ध शरीर पर ही अटका हुआ था। ऐसा लगता है कि चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत कमजोर है। वे मेरे शरीर को छठे स्तर तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा, क्या मुझे लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या अन्य लेवल 5 के खजानों की आवश्यकता है? ये सोचकर लू मिंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। लेवल 5 की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अन्य लेवल 5 के खजाने राजा स्तर के बराबर थे।
अगर ये ऐसे खजाने थे जिनका इस्तेमाल राजा स्तर के लोग भी कर सकते थे, तो ये कितने कीमती होंगे? यह ऐसी चीज थी जिसका केवल सामना किया जा सकता था, न कि जिसकी खोज की जा सकती थी। मैं फिलहाल अपने इस देहधारी शरीर को त्याग देता हूं। 5वीं कक्षा का पूर्ण देहधारी शरीर अभी के लिए पर्याप्त है। आधे अधूरे राजाओं में भी बहुत कम लोगों के पास 5वीं कक्षा का देहधारी शरीर होता है। कई मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने अपने शरीर को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया, वे अर्धचरण राजा स्तर तक पहुंचने पर भी 5वीं श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते थे। मार्शल किंग के क्षेत्र में प्रवेश करने और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ साथ राजाओं के लिए अद्वितीय वास्तविक सार के रूपांतरण से गुजरने के बाद ही किसी का शरीर 5वीं श्रेणी तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, लू मिंग का वर्तमान शारीरिक शरीर उन मार्शल किंग से कमतर नहीं था जो शारीरिक साधना में विशेषज्ञता नहीं रखते थे। बेशक, ये तो केवल उसका शारीरिक ढांचा था, उसकी युद्ध क्षमता अभी भी एक योद्धा राजा की क्षमता से बहुत दूर थी। उसके बाद लू मिंग ने 9 ड्रैगन स्वर्ग चरण विधियों का अध्ययन करना शुरू किया। 9 ड्रैगन आकाश चरण चरण और 3 हथेलियों में से अंतिम स्वर्गीय पथ हथेली वे मार्शल आर्ट तकनीकें थीं जिन्हें लू मिंग को हर दिन समझना और अभ्यास करना पड़ता था। हालांकि इन दोनों मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना बहुत कठिन था। अब तक लू मिंग 9 ड्रैगन स्वर्ग पथ के दूसरे चरण का अभ्यास करने में सफल नहीं हो पाया था। स्वर्ग के पथ पर उगने वाले ताड़ के पेड़ के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। समय तेजी से बीत गया और 5 दिन और गुजर गए। डिटियन डिवाइन गार्ड की प्रारंभिक प्रतियोगिता शुरू होने में केवल कुछ ही दिन शेष थे। उस दिन मुलैन लू मिंग को ढूंढने आई थी। वरिष्ठ बहन मुलान, मैंने सुना है कि आप इस दौरान बाहर थी? लू मिंग ने मुस्कुराते हुए म्यूलैन से पूछा। एन मुलैन ने धीरे से गुनगुनाया और लू मिंग की ओर देखा, मानो वो गहरी सोच में डूबी हुई हो। लगता है सीनियर सिस्टर मुलैन के मन में कुछ चल रहा है। लू मिंग का दिल हिल उठा। हालांकि मुलैन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। काफी देर बाद लू मिंग की हथेली चमक उठी और अचानक एक सुनहरा कागज का टुकड़ा प्रकट हुआ। ये डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन का निमंत्रण है। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और वो खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। मुलैन ने सिर हिलाया। उसने निमंत्रण पत्र खोला और अंदर लिखे शब्द देखे। ब्लेजिंग सन एम्पायर, लू मिंग। निमंत्रण पत्र पर सुनहरे अक्षरों में 6 शब्द लिखे थे। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लू मिंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अविश्वास से चिल्ला उठा। शुरू में लू मिंग को लगा कि मुलैन ने किसी और का निमंत्रण पत्र निकाला है। ये हवा की तरह, निडर और लिंग यान्ची की तरह था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि निमंत्रण पत्र पर उनका नाम होगा। लू मिंग, ये द्वितीयान दिव्य रक्षक सेवा के चयन का निमंत्रण पत्र है। इसे ले लो। मुझे आशा है कि तुम कियू चांगकोन को हराओगे और द्वितीयान दिव्य रक्षक सेवा में सफलतापूर्वक शामिल हो जाओगे। मुलैन ने आखिरकार हल्की सी मुस्कान दिखाए। वरिष्ठ बहन मुलान, आपको यह निमंत्रण कहाँ से मिला? लू मिंग ने बेहद उत्सुकता से पूछा। दिव्य महल से प्राप्त निमंत्रण पत्र को जाली नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि उस पर विशेष शिलालेख खुदे हुए थे जिससे इसे पहचानना आसान हो जाता था। कोई भी उसकी नकल करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वो मरना न चाहे। मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, अपने तरीके अपनाती हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे स्वीकार करो और अच्छा प्रदर्शन करो। मुझे तुम पर भरोसा है। मुलान ने निमंत्रण पत्र लू मिंग को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग ने इसे स्तब्ध अवस्था में प्राप्त किया। लू मिंग, मुझे आज से रहस्यमयी तलवार संप्रदाय छोड़ना पड़ सकता है। अचानक मुलैन ने आह भरी। क्या सीनियर सिस्टर मुलैन, आप रहस्यमयी तलवार संप्रदाय छोड़ रही है? क्या आप अनुभव प्राप्त करने जा रही है या? लू मिंग ने जल्दी से पूछा। उसे लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। इनमें से कोई भी नहीं। मुलैन ने अपना सिर हिलाया और लू मिंग को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लू मिंग, अगर तुम डिटियन डिवाइन गार्ड्स में शामिल हो जाओगे तो शायद हम फिर मिलेंगे। मुलैन अचानक आगे बढ़ी और लू मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। लू मिंग दंग रह गया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि मांस के 2 टुकड़े उसकी छाती पर कसकर दबा दिए गए हैं। वे आश्चर्यजनक रूप से लचीले थे। मुलैन की शरीर की सुगंध लू मिंग की नाक में पहुंची, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मुलैन ने लू मिंग को कसकर गले लगाया। काफी देर बाद उसने अचानक उसे छोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने लू मिंग की तरफ एक नजर डाली, फिर मुड़कर चली गई। लू मिंग, डिटियन डिवाइन गार्ड में शामिल हो जाओ। तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद है। आवाज धीमी थी, लेकिन सुंदरता पहले ही गायब हो चुकी थी।
वरिष्ठ बहन मुलैन, लू मिंग मुलैन के जाने की दिशा में स्तब्ध होकर देखता रहा। उसे काफी देर तक होश नहीं आया। लू मिंग को काफी देर बाद होश आया। क्या हो रहा है? सीनियर सिस्टर मुलैन को एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस से निमंत्रण क्यों मिला? और वो कहाँ जा रही है? लू मिंग का दिल शंकाओं से भरा हुआ था। भन भन, लू मिंग की आकृति गतिमान हुई और वह आकाश में प्रकट हुआ। उसने दूर तक देखा तो पाया कि मुलैन जा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ गई। डीन, हाँ, जाओ और डीन से पूछो। लू मिंग को यान लैन की याद आई। यानलान मुलान के दादा थे, इसलिए उन्हें अंदर की कहानी पता होनी चाहिए। कुछ देर बाद लू मिंग को वर्मिलियन बड हॉल में यान लैन मिल गई। उनकी मुलाकात को काफी समय हो गया था और यान लैन काफी बूढ़ी लग रही थी। लू मिंग का दिल बैठ गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लू मिंग, बैठ जाओ। यान लैन ने लू मिंग को बैठने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें एक कप चाय दी। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढने आओगे। तुम लैन के बारे में पूछना चाहते हो, है ना? यान लैन ने कहा। इतना खराब भी नहीं। लू मिंग ने सिर हिलाया और तुरंत अपना सवाल पूछा। यान लैन चुप था। ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी यादों में खो गया हो। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी। लू मिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो लड़की, लैन एयर, बहुत जिद्दी है। वो कुछ नहीं बोलेगी। लू मिंग, तुम जानते हो कि मैं लैन एयर का दादा हूं, लेकिन तुम उसके माता पिता से कभी नहीं मिले हो, है ना? यान लैन ने कहा। लू मिंग स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये सच था कि वह मुलैन के माता पिता से पहले कभी नहीं मिला था और न ही उसने मुलैन को उनके बारे में बात करते सुना था। लान एयर की मां का बहुत समय पहले देहांत हो गया था। जहां तक लान एयर के पिता की बात है, वे सम्राट के स्वर्गिक महल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यान लैन ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। लू मिंग अवाक और स्तब्ध रह गया। मुलैन के पिता वास्तव में एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस में एक बड़े अधिकारी थे। यह उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। चूंकि मुलैन के पिता एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो मुलैन ने महल में साधना करने के बजाय रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में क्यों रहना पसंद किया? महल में साधना की परिस्थितियां निश्चित रूप से रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के स्तर की नहीं थी। यान लैन ने मानो लू मिंग के मन की बात पढ़ ली थी और आगे बोली। लैन एयर के पिता स्वर्ग लोक के दिव्य महल में एक प्रमुख व्यक्ति है। वे बेहद अत्याचारी और मनमानी करने वाले हैं। लैन एयर के 15 वर्ष की होने से पहले ही वो स्वर्ग लोक के दिव्य महल में थी। हालांकि उसके पिता ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके बाद लैन एयर की सहमति के बिना उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उसका जीवनसाथी स्वर्ग लोक के दिव्य महल का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हालांकि लैन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए गुस्से में आकर वह स्वर्ग लोक के दिव्य महल से भागकर मेरे पास आ गई। यान लैन के जवाब से लू मिंग के कई संदेह दूर हो गए। लू मिंग को अब समझ आ गया था। मुलैन ने स्वर्ग के दिव्य महल में लौटते समय उसे निमंत्रण पत्र दिलवाने में जरूर मदद की होगी। इससे लू मिंग और भी चिंतित हो गया। उसने कहा, क्या सीनियर सिस्टर मुलैन इस बार एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस लौट आए हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमारी शादी होने वाली है? उसे पता नहीं क्यों, लेकिन मुलैन की किसी और से सगाई होने के विचार से उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। जी हाँ, उस निमंत्रण को पाने के लिए लैन ने अपने पिता से वादा किया है कि वह एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल में ही रहेगी। अब उसे बचाने और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने से रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं जिसे वह पसंद नहीं करती। यान लैन ने कहा। मुझे। लू मिंग स्तब्ध रह गया। हाँ, बिल्कुल सही। लैन ने एक बार अपने पिता से एक समझौता किया था। लैन ने कहा था कि जिसे वह पसंद करती है, वो स्वर्ग के दिव्य महल के प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। एक दिन वह अपने पसंदीदा व्यक्ति को स्वर्ग के दिव्य महल में लाएगी और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराकर सगाई तोड़ देगी। वो व्यक्ति तुम हो। यान लैन ने चमकती आंखों से लू मिंग की ओर देखा। मेरी तो वोट लग गई। लू मिंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। मुलैन जिस व्यक्ति को पसंद करती है, वह। लू मिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे मुलैन के जाने के बाद घटी हुई विभिन्न घटनाएं याद आ गईं। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए लू मिंग ने दृढ़ता से कहा, प्रिंसिपल जी, चिंता मत कीजिए। मैं निश्चित रूप से द्वितीयान दिव्य रक्षकों में शामिल होऊंगा और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराकर सीनियर सिस्टर मुलैन को उनकी आजादी वापस दिलाऊंगा। यह मुश्किल है, यान लैन ने आह भरते हुए कहा। मैंने लैन से सुना था कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति 3 साल पहले ही मार्शल किंग स्तर तक पहुंच चुका था। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस स्तर पर पहुंचा है।
वो प्रतिभाशाली व्यक्ति लैन से केवल 1 साल बड़ा है। वीर राजा लू मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। मु लैन की उम्र अभी 23 साल भी नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो एम्पायरियन हेवन डिवाइन पैलेस का ये प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल 24 वर्ष का था। 3 साल पहले वो केवल 21 वर्ष का था। 21 वर्ष की आयु में मार्शल किंग के क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में भयावह था। लू मिंग अब 18 साल का हो चुका था, लगभग 19 साल का। हालांकि उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वो 21 साल की उम्र में मार्शल किंग के स्तर तक पहुंच पाएगा। वो सचमुच एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति था। धधकते सूरज के साम्राज्य के प्रतिभावान नहीं, यहां तक कि बादल सम्राट के स्तर के प्रतिभावान भी उसके सामने कचरे के ढेर के समान थे। कुछ देर बाद लू मिंग की आंखों में एक प्रबल जुझारू भावना और अटूट दृढ़ संकल्प झलक उठा। चिंता मत करो डीन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उसे जल्द ही हरा दूंगा और सीनियर सिस्टर मु लैन को मुक्त करा दूंगा। ठीक है, लैन को तुम पर भरोसा है और मुझे भी, लेकिन लू मिंग, तुम्हारी वर्तमान साधना और युद्ध क्षमता को देखते हुए तुम्हारे लिए डिटियन दिव्य रक्षकों में शामिल होना बहुत मुश्किल होगा। मुझे आशा है कि तुम एक और सफलता हासिल करोगे। यान लैन की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद लू मिंग ने यान लैन से थोड़ी देर बातचीत की और फिर विदाई लेकर चला गया। एक दिन बाद लू मिंग को डिटियन डिवाइन गार्ड के चयन के लिए निमंत्रण मिलने की खबर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय और क्रिम्सन क्लाउड वैली के उच्च अधिकारियों के बीच फैल गई। इससे पहले तो इस बात को जानने वाले लोग चौंक गए, फिर वे बेहद खुश हो गए। हालांकि उन्हें इस बात की जिज्ञासा थी कि लू मिंग को निमंत्रण कैसे मिला, लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि लू मिंग डिटियन दिव्य रक्षकों के चयन में भाग ले सकता था, जिससे उन्हें आशा की एक किरण मिली। इस समय सम्राट युन के 36 देशों की प्रारंभिक तैयारियां नजदीक आती जा रही थीं और अब प्रस्थान का समय आ गया था। लू मिंग ने लू युनटियन और ली पिंग को विदाई दी। क्यू युए ने कहा कि उसने लू युनटियन और ली पिंग को लंबे समय से नहीं देखा था और वह उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहती थी। स्वाभाविक रूप से लू मिंग ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरी ओर शी नियानकी लू मिंग के साथ जाना चाहता था। इसका कारण ये था कि वह सम्राट युन के 36 देशों के प्रतिभाशाली लोगों से मिलना चाहता था। 2 दिन बाद लू मिंग, शी नियानकी, फैंग वूजी और लिंग यानची ने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय को छोड़ दिया और पश्चिम की ओर चल दिए। लू मिंग न तो सुनहरी आंखों वाले रक्त शव को लाया और न ही ज्वाला के झरने को। सुनहरी आंखों वाला रक्त लाश और यान क्वान युद्ध में महत्वपूर्ण ताकतें थीं। यदि वे चले जाते तो युद्ध के लिए बुरा होता। इसके अलावा लू मिंग का इरादा लू युनटियन और ली पिंग की रक्षा के लिए सुनहरी आंखों वाले रक्त शव को पीछे छोड़ने का था। बादल विहीन साम्राज्य बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला में स्थित 8 मध्यम साम्राज्यों में से एक था। हालांकि यह अत्यंत शक्तिशाली था और 8 मध्यम साम्राज्यों में प्रथम स्थान पर था। इसी कारण क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला की प्रारंभिक प्रतियोगिता क्लाउड निर्जन साम्राज्य की शाही राजधानी में आयोजित की गई थी। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से शुरू होकर रास्ते में 8 साम्राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था। ये 7 लाख ली से भी अधिक की लंबी यात्रा थी। हालांकि सभी के अभ्यास के साथ यदि वे पूरी गति से उड़ते तो 1 घंटे में 10,000 मील की दूरी तय करना अभी भी काफी आसान था। विश्राम के समय को मिलाकर उन्होंने बादलों से घिरी साम्राज्य की शाही राजधानी तक पहुंचने में 5 दिन का समय लिया। बादलों से घिरा निर्जन साम्राज्य वास्तव में सम्राट युन के 36 देशों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होने के योग्य था। केवल शाही राजधानी ही जलते सूरज साम्राज्य की शाही राजधानी से 10 गुना बड़ी थी। ये भव्य और शानदार था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। शहर की दीवार पर बख्तरबंद सैनिकों की कतारें गश्त कर रही थीं। उन्हें देखकर लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। ये कवचधारी सैनिक वास्तव में महान मार्शल मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। उनमें से प्रत्येक के पास शक्तिशाली आभा और भेदक दृष्टि थी। लू मिंग ने दबी आवाज में आह भरी। क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला का नंबर 1 साम्राज्य सचमुच बहुत शक्तिशाली था। शहर के द्वार से प्रवेश करने के बाद अंदर का हिस्सा बेहद विशाल था। सड़क 200 मीटर चौड़ी थी और वहां हर तरह के जानवरों की दहाड़ें सुनाई देती थीं। कई लोग तरह तरह के वाहनों पर सवार होकर सड़कों पर टहल रहे थे। लू मिंग ने तो एक मार्शल आर्टिस्ट को 30 मीटर से अधिक लंबे और पानी की टंकी जितने मोटे विशालकाय अजगर पर सवार होकर सड़क पर घूमते हुए भी देखा। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें थीं। कुछ आध्यात्मिक हथियार की दुकानें खजाने की रोशनी से जगमगा रही थीं। कुछ जड़ी बूटी की दुकानों में जड़ी बूटियों की सुगंध नाक पर हमला करती थी। लू मिंग और उनके कुछ साथी प्रशंसा से भरे भावों के साथ देखते हुए चलते रहे।
रास्ते में उन्हें समय समय पर युवा मार्शल आर्टिस्ट गुजरते हुए दिखाई देते थे, जिनमें से सभी प्रभावशाली व्यक्तित्व और असाधारण आभा वाले थे। एक नज़र में ही कोई कह सकता था कि वे लोगों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स की तरह थे। उन्हें क्वालिफायर में भाग लेने के लिए यहाँ होना चाहिए था। भाई लू, भाई फैंग, मिस शी, चलिए कहीं खाने की जगह ढूंढते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम यात्रा में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और ठीक से खाना नहीं खा पाए हैं। मैं खा खाकर थक गया हूँ। लिंग यानची ने अपने पेट को छुआ और मुस्कुराया, ठीक है। लू मिंग ने सिर हिलाया। उनमें से कुछ लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे और अंत में एक रेस्तरां के सामने आ गए। इस रेस्टोरेंट का नाम ड्रंकन पवेलियन था। ये 7 मंजिला इमारत थी और कई एकड़ क्षेत्र में फैली हुई थी। प्रिय अतिथिगण, कृपया अंदर आइए। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर एक वेटर उनका स्वागत करने आया। चारों वेटर के पीछे पीछे गए और रेस्टोरेंट की 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। 5वीं मंजिल बेहद विशाल थी। एक तरफ निजी कमरे थे और दूसरी तरफ एक हॉल था। उन्होंने निजी कमरा नहीं चुना, बल्कि खिड़की के पास एक सीट ढूंढ ली। इस स्थान से खिड़की से एक झील दिखाई देती थी। झील दर्पण की तरह साफ थी और जब हवा चलती थी तो वहां बेहद सुहावना लगता था। वेटर, अगर खाने के लिए कुछ अच्छा हो तो सब कुछ मेरे पास ले आओ। साथ ही बढ़िया शराब के 4 जार भी ले आओ। लिंग यानची चिल्लाया। ठीक है, वेटर ने जवाब दिया। ये बहुत जल्दी हो गया और भोजन और शराब से भरी मेज परोसने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे चारों रेस्टोरेंट में मौजूद अन्य लोगों की बातचीत सुनते हुए खाना खा रहे थे। आजकल माहौल काफी चहल पहल भरा है। सभी महान प्रतिभाएं अब चैन से नहीं बैठ सकती। प्रतिस्पर्धा तो होती ही रहती है। जी हाँ, मैंने क्लाउड एम्परर बोर्ड पर कुछ लड़ाइयाँ देखी हैं। उस स्तर की साधना वाकई चौंकाने वाली है। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में साधारण प्रतिभाशाली लोग भी ठीक ठाक हैं, खासकर वे जो उच्च रैंक पर है। वे सचमुच बहुत शक्तिशाली है। 6 महीने पहले क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 7वें प्रतिभाशाली जी रुफेंग ने तियान्युआन शिखर पर 3 उन्नत मार्शल ग्रैंडमास्टर्स को एक ही वार में मार गिराया था। ये और भी भयानक है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि 10 दिन पहले एक संप्रदाय ने क्लाउड सम्राट श्रेणी के दूसरे सबसे उच्च कोटि के युवा स्वामी वेई तियानशे को नाराज कर दिया था। वेई तियानशे उस संप्रदाय में गए और पूरे संप्रदाय का सफाया कर दिया। उस संप्रदाय में 9वीं श्रेणी के कुछ मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? वेई तियानशे तो बहुत ही भयानक है। लू मिंग और बाकी तीनों ने अपने आसपास हो रही बातचीत सुनी। फैंग वूजी और लिंग यानची हैरान थे। लू मिंग की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। लू मिंग के लिए एक ही तलवार के वार से 8वें स्तर के उत्तरार्ध में 3 मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर्स को मारना असंभव था। अकेले उस संप्रदाय का सफाया करना तो दूर की बात थी जिसमें कुछ मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। क्लाउड एम्परर बोर्ड के शीर्ष प्रतिभाशाली सदस्य वास्तव में अद्भुत थे। इसके अलावा हाल ही में एक युवा मास्टर हुआ लिंग उभरे हैं। उन्होंने युआन जिफेई को हराया, जो क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 15वें स्थान पर थे। वो सबसे शक्तिशाली डार्क हॉर्स है। बिल्कुल सही। इस व्यक्ति को उभरते सितारों में सबसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। यह मत भूलो कि एक और व्यक्ति भी है जो अप्रत्याशित विजेता हो सकता है। अरे, कौन है? कियू वयाग। उनका जन्म छोटे से धधकते सूरज साम्राज्य में हुआ था, लेकिन वे सत्ता में तेजी से आगे बढ़े। वे क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 36वें स्थान पर थे और कुछ समय पहले ही उन्होंने 22वें स्थान के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था। मैंने सुना है कि 5 दिन पहले क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 11वें स्थान पर रहे कियान जून को भी उनके हाथों हार का सामना करना पड़ा। क्या कियान जून सचमुच कियू चांगकोंग से हार गया? कियू चांगकोंग इतना खतरनाक है, वो तो टॉप 10 में जगह बना लेगा। क्लाउड एम्परर पर्वत श्रृंखला में युवाओं की यह पीढ़ी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों से मुकाबला कर पाएंगे। कियू चांगकोंग सचमुच इतना शक्तिशाली हो गया है, फैंग वूजी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में सदमा और भय भरा हुआ था। तेज धूप के 6 नायकों में से एक होने के नाते हमारे और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। लिंग यानची ने आह भरी और वो बहुत गंभीर हो गई। कियू चांगकोंग जितना मजबूत होगा, उनके लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। उसने कुछ नहीं कहा और पीना जारी रखा। जिया नियानकी के होंठ हल्के से फड़क उठे और ऐसा लग रहा था जैसे वह थोड़ा तिरस्कारपूर्ण भाव दिखा रहा हो। फिर वे चारों सुनते हुए खाना खाने लगे। ची ची। इसी समय एक अन्य निजी कमरे का दरवाजा खुला और 4 युवक बाहर निकले।
ये चारों युवक नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिन पर आसमानी नीले रंग की लंबी तलवार की कढ़ाई की गई थी। यह व्यक्ति क्लाउड डिसोलेट एम्पायर के ब्लू ब्लेड परिवार से है। क्या बॉक्स में बंद व्यक्ति ब्लू ब्लेड परिवार का कोई महत्वपूर्ण सदस्य हो सकता है? मैं जानता हूं कि यह कौन है। यह नीली तलवार परिवार का दूसरा युवा स्वामी लैन यूनफेई है। मैंने उसे थोड़ी देर पहले अंदर जाते देखा था। नीले वस्त्र पहने चारों युवकों के कारण चर्चा की लहर दौड़ गई, लेकिन आवाजें बहुत धीमी थीं, मानो वे बहुत डरे हुए हों। ब्लू ब्लेड परिवार के चारों युवक वास्तव में लू मिंग और अन्य 3 लोगों की ओर बढ़ रहे थे। वो उन चारों के पास गया और उनमें से एक, नीले रंग का चोगा पहने एक युवक ने अपनी मुठिया जोड़कर कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप चारों कहां से हैं? हालांकि उसने अपनी मुठिया भींच ली थी, लेकिन उसका लहजा घमंडी था, मानो वो कोई आदेश दे रहा हो। लू मिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे दूसरे पक्ष का रवैया पसंद नहीं आया। हम जलते सूरज के साम्राज्य से हैं। फैंग वूजी किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खड़ा हो गया और उसने अपनी मुठिया भींच ली। जलते सूरज का साम्राज्य। जब नीले वस्त्र पहने चारों युवकों ने ये सुना तो उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। तो ये है वो झुलसा देने वाली धूप का साम्राज्य, वो बदहाल जगह। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे दूसरे छोटे मालिक आज एक दोस्त को दावत पर बुला रहे हैं। ये लड़की देखने में काफी अच्छी है, इसलिए वो उसे अपने साथ शराब पीने के लिए बुलाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ। नीले रंग का चोला पहने एक युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर उसने शी नियानकी की ओर देखा और आदेश दिया। पता चला कि वे यहां इसलिए आए थे क्योंकि उनकी नजर जी नियानकी पर थी। लू मिंग ने फिर से भौहें चढ़ा दी, जबकि फैंग वूजी और लिंग यानची चिंतित दिखे। जिया नियानकी की आंखों में ठंडे, जानलेवा इरादे भरे हुए थे। उसने नीले वस्त्र पहने चारों युवकों पर नजर डाली और कहा, आपका दूसरा छोटा मालिक, ये कैसा कुत्ता है? क्या आप इस महिला के साथ शराब पीने के लायक हैं? जैसे ही उसने ये कहा, नीले वस्त्र पहने चारों युवकों के चेहरे के भाव बदल गए। रेस्तरां में मौजूद अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। उसका तो काम तमाम हो गया। जलते सूरज के साम्राज्य की एक मामूली औरत ने लैन यूनफेई को कुत्ता कहने की हिम्मत की। उसका तो काम तमाम हो गया। उसका तो बुरा हाल होना तय है। धधकते सूरज का साम्राज्य तो वैसे भी बहुत छोटा है। कियू चान कोम के अलावा वहां कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। उनका ज्ञान इतना सतही है कि वे नीली तलवार वाले परिवार को भी नाराज करने की हिम्मत करते हैं। रेस्तरां में मौजूद अन्य लोगों ने अपनी आवाज धीमी कर ली और आपस में फुसफुसाने लगे, मानो उन्हें डर हो कि नीले ब्लेड वाला परिवार उन्हें सुन लेगा। अरे, तूने अभी क्या कहा? नीले रंग का चोला पहने एक युवक ने शी नियानकी की ओर इशारा करते हुए दहाड़ मारी। तुमने मुझे अभी क्या कहा? अपने अपने मुंह पर 100-100 थप्पड़ मारो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिया नियानकी ने उनकी ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा। बाकी लोग हैरान रह गए। पागलपन, हद से ज्यादा पागलपन। ब्लू ब्लेड परिवार तो अहंकारी था ही, लेकिन शी नियानकी उससे भी कहीं ज्यादा अहंकारी था। मुझे लगता है कि वह धधकते सूरज के साम्राज्य में एक दुर्लभ प्रतिभा है और घमंडी होने की आदी है। लेकिन ये धधकते सूरज का साम्राज्य नहीं, बल्कि बादलों से घिरा निर्जन साम्राज्य है, जहां बादलों से घिरे निर्जन साम्राज्य के 36 देशों के सभी प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हैं। वो घमंडी कैसे हो सकती है? रेस्टोरेंट में मौजूद किसी व्यक्ति ने सिर हिलाया और आह भरी। तुमने अभी क्या कहा? हमारी टांगे तोड़ दोगे? हा हा हा, हास्यास्पद, हास्यास्पद। जलते सूरज के साम्राज्य का एक तुच्छ सा कचरा ये कहने की हिम्मत करता है कि वह हमारी टांगे तोड़ देगा। ये तो हद ही हास्यास्पद है। नीले वस्त्र पहने चारों युवकों ने उपहास किया। छोटी कुतिया, मैं तो पहले तुम्हारे साथ शराब पीना चाहता था और फिर सब भूल जाना चाहता था। अब मैं न सिर्फ तुम्हारे साथ शराब पीना चाहता हूं, बल्कि तुम्हारे साथ सोना भी चाहता हूं। जल्दी आओ वहां। नीले वस्त्र पहने एक युवक ने शी नियानकी के बालों को नोच डाला। उस पंजे में एक शक्तिशाली वास्तविक ची ऊर्जा समाहित थी। नीले वस्त्र पहने ये युवक वास्तव में मार्शल आर्ट का ग्रैंडमास्टर 3 डैन विशेषज्ञ था। फैंग वूजी और लिंग यानची के चेहरे एकदम बदल गए। वे चिल्लाए, सावधान रहो। टकराना। अगले ही पल एक आकृति बाहर निकली। वो नीले वस्त्र पहने युवक था। वो 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और कुछ मेजों और कुर्सियों से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। उसके दोनों पैर टूटे हुए थे, जिससे वे मुड़े हुए और विकृत हो गए थे। बाकी लोग स्तब्ध रह गए। नीले वस्त्रधारी युवक निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। इतनी कम उम्र में ही वह मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका था।
वह निश्चित रूप से एक ऐसा विशिष्ट योद्धा था जिसे नीली तलवार वाले परिवार ने बड़ी सावधानी से पाला पोसा था। उसकी युद्ध क्षमता ऐसी थी कि उसी स्तर के साधारण मार्शल आर्टिस्ट उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। हालांकि शी नियानकिंग के हाथों में वह एक चाल भी नहीं टिक सका। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं चला कि जी नियानकिंग ने कब अपनी चाल चली। केवल कुछ ही प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी निगाहें केंद्रित करके देखा कि जी नियानकिंग ने कैसे हमला किया। छोटी कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लू ब्लेड परिवार के किसी सदस्य पर हमला करने की? तू मौत को दावत दे रही है। हमला करो, चलो मिलकर हमला करते हैं। इस कुतिया को मार गिराओ और उसे तड़पाओ। बूम बूम बूम। शेष 3 नीले वस्त्रधारी युवकों ने दहाड़ मारी क्योंकि उनके शरीरों से शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। उनमें से प्रत्येक ने मार्शल पूर्वज क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना की थी। जब तीनों ने मिलकर काम किया तो उनकी शक्ति भयावह थी। फैंग वूजी और लिंग यानची के चेहरे के भाव बदल गए। वे मदद करने ही वाले थे कि लू मिंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें चिंता न करने को कहा। उसके मुंह पर थप्पड़ मारो। इसी क्षण जी नियानकिंग ने चिल्लाते हुए अपने हाथ हिलाए। एक के बाद एक काले कमल प्रकट हुए। फिर उन काले पंखुड़ियों ने दिव्य तलवारों की तरह तीनों युवकों के हमलों को ध्वस्त कर दिया। भन भन। जिया नियानकिंग आगे बढ़ा और तीनों युवकों के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। पा पा पा। 3 जोरदार थप्पड़ों की आवाज सुनाई दी और नीले वस्त्र पहने तीनों युवक हवा में उड़ गए। वूश वूश। इससे पहले कि तीनों युवक जमीन पर उतर पाते, जी नियानकिंग ने अपना हाथ हिलाया और कमल की पंखुड़ियां उड़कर तीनों युवकों के पैरों की ओर आ गिरी। रुकना। निजी कमरे से गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लेकिन जी नियानकिंग को जरा भी परवाह नहीं थी। काले फूल गिरना बंद नहीं हुए। छी छी। काले फूल की पंखुड़ियां नीले वस्त्र पहने तीनों युवकों के पैरों पर जा गिरी। जब वे जमीन पर गिरे तब तक उनके पैर खून और जख्मों से लथपथ हो चुके थे। उनकी हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही थीं। हाँ हाँ, चारों ओर से सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कितनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता, कितना निर्मम तरीका। अगर उसने कहा कि वो उनके पैर तोड़ देगा तो वो तुरंत उनके पैर तोड़ देगा। भन भन। इसी समय हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। एक नीली आकृति निजी कमरे से तेजी से निकली और हॉल में प्रकट हुई। वो युवक लगभग 23 या 24 वर्ष का लग रहा था। उसने आसमानी नीले रंग का चुस्त दुरुस्त चोगा, कमर पर नीले जैड पत्थर की बेल्ट और नीले सुनहरे रंग के लड़ाकू जूते पहने हुए थे। वो विलासिता से परिपूर्ण था। हालांकि उसका चेहरा सर्दियों की तरह काला था। लैन यूनफेई, ये वास्तव में वही है। अब सब खत्म। वो औरत तो गई काम से, उसके साथी भी निश्चित रूप से मर चुके हैं। उसने तो नीली तलवार वाले परिवार के लोगों को भी पीटने की हिम्मत की। लैन यूनफेई कभी नहीं रुकेगा। हालांकि लैन यूनफेई क्लाउड एम्परर बोर्ड में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन वे इसके बेहद करीब हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे इस बार क्लाउड एम्परर बोर्ड में जरूर प्रवेश करेंगे। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों के अलावा केवल कुछ ही लोग हैं जो लैन यूनफेई से मुकाबला कर सकते हैं। रेस्तरां में मौजूद अन्य लोग, जिनमें लू मिंग भी शामिल था, शी नियानकी को ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? लान यूनफेई ने शी नियानकी को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जब वो कमरे में था तब उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि शी नियानकी और भी अधिक खूबसूरत थी। मैंने किया, लेकिन आप कौन है? क्या मुझे वही करना होगा जो मुझे कहा जाए? जी नियानकिंग ने लैन यूनफेई को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। क्या तुम्हें मेरे आदेशों का पालन न करने के परिणामों का ज्ञान है? अगर मैंने हमला किया तो या तो मैं मर जाऊंगा या घायल हो जाऊंगा। लैन यूनफेई ने ताना मारते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें जाने देता हूं क्योंकि तुम एक औरत हो। कैसा रहेगा अगर मैं पहले उन तीनों को कैद कर दूं और तुम मेरे साथ वापस आकर मेरी सेवा करो? अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। ये शर्त मेरे द्वारा दी जा सकने वाली सबसे बड़ी रियायत है। जब लैन यूनफेई बोल रहा था तो उसकी आंखों में वासना की चमक थी क्योंकि वह जी नियानकिंग के शरीर को घूर रहा था। जी नियानकिंग ने भौहें चढ़ा दी। लू मिंग, फैंग वूजी और लिंग यानची सभी अवाक रह गए। क्या इस भाई में कुछ गड़बड़ है? क्या उसने यह नहीं देखा कि अब वे 4 लोग थे जबकि वह अकेला था? उसने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें पहले कैद कर लिया जाएगा और शी नियानकिंग को वापस जाकर उसकी सेवा करने को कहा। क्या वो हद से ज्यादा अहंकारी नहीं था? लू मिंग ने कई ऐसे लोगों को देखा था जो खुद पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से इस मामले में पहले स्थान पर था।
भाई फैंग, भाई लिंग, आपको क्या लगता है कि मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? मैं जहां भी जाता हूँ मुझे बेवकूफ़ ही क्यों मिलते हैं? मैं अभी खाना खा रहा था और मुझे ऐसे अजीब बेवकूफ़ से सामना करना पड़ा। मैं तो अवाक हूँ। लू मिंग ने शराब का गिलास उठाया और आहें भरते हुए उसे एक ही घूंट में पी गया। फैंग वूजी और लिंग यानची ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं बोले। वे लू मिंग और शी नियानकिंग जितने साहसी नहीं थे। लू मिंग ने अपनी आवाज धीमी नहीं की और वह आवाज रेस्तरां के पूरे तल पर गूंज उठी। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरानी से लू मिंग को देखने लगे। लू मिंग ने लैन यूनफेई के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? जलते सूरज के साम्राज्य के ये लोग इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं? वो सचमुच एक गंवार है जिसे आकाश और पृथ्वी की विशालता का ज्ञान नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा। बच्चे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लैन यूनफेई ने गुस्से में चीख मारी। उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए थे और उसने लू मिंग को बेहद भयावह भाव से देखा। मैं बता दूंगा कि किसने जवाब दिया। लू मिंग ने अपना शराब का गिलास पकड़े रखा और उदासीनता से जवाब दिया। फिर उसने शराब को एक ही घूंट में पी लिया। तुम मौत को बुला रहे हो, तुम मौत को बुला रहे हो। अब मैं अपनी कही बात वापस लेता हूं। तुम मर चुके हो। कोई भी हालत तुम्हें बचा नहीं सकती। लैन यूनफेई क्रोध से दहाड़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। तलवार की रोशनी की एक किरण तेजी से ऊपर उठी और लू मिंग की ओर वार किया। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं। जिया नियानकी की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपने हाथ हिलाए और तलवार की चमक के सामने एक काला कमल प्रकट हो गया। क्लैंग, तलवार की रोशनी काले कमल के फूल पर पड़ी, जिससे चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं। तलवार की रोशनी अवरुद्ध हो गई। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लान यूनफेई पूरी तरह क्रोधित था। उसकी हत्या करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसकी तलवार से हल्की सी गूंज निकली और तेज तलवार ऊर्जा की किरणें जी नियानकिंग की ओर बढ़ीं। वो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर था। लान यूनफेई की साधना पहले ही चौथे स्तर के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इसीलिए क्लाउड सम्राट रैंकिंग में प्रतिभावानों के बाद उनका स्थान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर मौजूद कुछ लोग मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थे। आप किसे मार सकते हैं? जिया नियानकिंग ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। मार्शल पूर्वज 4 दान बाद का चरण। इस दौरान जी नियानकिंग की प्रगति भी बेहद चौंकाने वाली थी। उन्होंने 7वें स्तर के राजा वंश के लाभ का पूरा उपयोग किया। शानदार राक्षसी हथेली। जिया नियानकिंग ने अपने हाथ हिलाए और लैन यूनफेई की ओर हथेली के निशान छोड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि शी नियानकिंग की मार्शल तकनीक किस स्तर की थी। जब वह मार्शल ग्रैंडमास्टर थी तब भी वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करती थी। अब जब वह मार्शल पूर्वज बन चुकी थी तब भी वो इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा जैसे जैसे शी नियानकिंग का साधना स्तर बढ़ता गया, इस मार्शल कौशल की शक्ति और भी अधिक भयावह होती गई। धमाका, धमाका। पलक झपकते ही हथेली का निशान और तलवार की रोशनी लगातार 8 बार टकराई, जिससे 8 जोरदार धमाके हुए। बेशक अपनी चालों में उन्होंने जानबूझकर अपनी असली ऊर्जा को संकुचित कर लिया था और उसे फैलने नहीं दिया था, अन्यथा पूरा रेस्तरां ही उड़ जाता। बादलों से घिरी वीरान साम्राज्य की राजधानी में इतना बड़ा रेस्तरां बनाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। अगर वो इसे उड़ा देता तो शायद इसकी व्याख्या करना मुश्किल होता। 8 चालों के बाद लैन यूनफेई 8 कदम पीछे हट गई। वो पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में था। रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोग अचंभित रह गए। जलते सूरज के साम्राज्य की एक अज्ञात महिला लैन यूनफेई को कैसे दबा सकती थी? ये कैसे संभव था? अगर सच्चाई उनकी आंखों के सामने न होती तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। आह, मर जाओ। लान यूनफेई का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसकी आंखों में निर्मम हत्या का भाव था। एक जोरदार दहाड़ के साथ रक्त प्रकाश का विस्फोट हुआ और एक आसमानी नीली तलवार प्रकट हुई। तलवार के चारों ओर 2 चांदी के चक्र थे। ये लैन यूनफेई का वंश था, जो द्वितीय स्तर का राजा वंश था। स्लैश। उसकी वंश परंपरा में विस्फोट हुआ, जिससे लैन यूनफेई की युद्ध शक्ति में एक पायदान की वृद्धि हुई। उसने जी नियानकिंग पर वार किया। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत आलसी हूं। जिया नियानकिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने अपना हाथ उठाया। इसी क्षण हवा में जेट के समान एक हाथ भी आकार लेने लगा। यह हाथ असली नहीं था। यह जी नियानकिंग के हाथ से कम 10 गुना बड़ा था। यह एकदम सटीक था, मानो कला का कोई उत्कृष्ट नमूना हो।
जी नियानकी के हाथ की तरह ही ये फूल के आकार का था और इसमें एक दैवीय आकर्षण भरा हुआ था। तोड़ना! तुरंत ही जी नियानकी चिल्लाया और फूल तोड़ने वाली अपनी उंगलियों को झटका दिया। टकराना! लैन यूनफेई के वार से निकली तलवार की रोशनी पल भर में नष्ट हो गई। उंगली की ताकत रुकी नहीं और लैन यूनफेई की ओर तेजी से बढ़ी। लान यूनफेई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अब उसके पास बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो केवल अपनी तलवार से ही बचाव कर सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ लैन यूनफेई दर्द से कराहते हुए 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया। संभलने से पहले ही वो कुछ मेजों से टकरा गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। सिसीगू चारों ओर से सिसकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिया नियानकी बहुत शक्तिशाली था। लैन यूनफेई तो उसके सामने टिक ही नहीं सकता था, यहां तक कि उसकी वंश परंपरा सक्रिय होने से पहले भी। कियू चांगकोम के अलावा धधकते सूरज साम्राज्य में ऐसा शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति कब हुआ था? नीचे उतरो! जिया नियानकी ने फिर से चिल्लाते हुए अपनी हथेली नीचे दबाए। उस विशाल हाथ ने भी उसी समय नीचे की ओर दबाव डाला, लैन यूनफेई की ओर दबाव बनाते हुए। लैन यूनफेई क्रोध से दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर वार किया, लेकिन एक धमाके के साथ ब्लेड की रोशनी तुरंत नष्ट हो गई और हथेली बिना रुके नीचे की ओर दबती रही। लैन यूनफेई दहाड़ उठा। भन भन! ठीक उसी क्षण सीढ़ियों के शीर्ष पर एक तेज आवाज गूंजी। एक आकृति बिजली की गति से ऊपर की ओर दौड़ी और लैन यूनफेई के सामने आ पहुंची। उसने ऊपर की ओर एक मुक्का मारा। धमाका! हवा की लहर तेजी से गुजरी और मुट्ठी की ताकत और हथेली गायब हो गई। इस समय सभी ने देखा कि लैन यूनफेई के आगे पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद था। यह वो है, यांग 6 चरम सीमाएं। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 33वें स्थान पर ब्लड झाओ साम्राज्य के महान सूर्य संप्रदाय के यांग लियूजी है। क्या वही है जिन्हें लैन यूनफेई ने आमंत्रित किया था? उस व्यक्ति को देखते ही भीड़ ने एक बार फिर हैरानी से चीख मारी। क्या सच में वही है? लू मिंग के होठों पर मुस्कान आ गई। बादल सम्राट महल के खंडहरों में लू मिंग ने यांग लियूजी से युद्ध किया था। अंत में लू मिंग ने सुनहरी आंखों वाले रक्तशव की सहायता से यांग लियूजी को पराजित किया। जिया नियानकी भी दंग रह गया क्योंकि उसने भी यांग लियूजी को पहचान लिया था। दूसरी ओर फैंग वूजी और लिंग यानची के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। झुलसा देने वाले सूरज का साम्राज्य और रक्तपात करने वाला झाओ साम्राज्य एक दूसरे के बहुत करीब थे और यांग लियूजी का नाम बहुत पहले से उनके कानों में गूंज रहा था। भाई यांग, आखिरकार तुम आ ही गए। यांग लियूजी को देखकर लैन यूनफेई बहुत खुश हुए। भाई लैन, मुझे देर होने के लिए खेद है, यांग लियूजी ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसने जी नियानकी और लू मिंग को देखा, वो स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों में ठंडे दिल से हत्या करने का इरादा झलक उठा। छोटे बदमाश, क्या तुम हो? हाँ हाँ, अच्छा, तुमने लंबी खोज में अपने लोहे के जूते घिस दिए, लेकिन तुमने इसे बिना किसी मेहनत के पा लिया। चूंकि आज तुमसे मुलाकात हुई है, तो फिर जाना मत। यांग लियूजी ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की। युन सम्राट महल से बाहर निकलते ही उसने महान सूर्य महल के वरिष्ठ स्वामी से लू मिंग को मारने का आदेश देने की इच्छा जताई, लेकिन लू मिंग बहुत तेजी से भाग निकला। उसने युन सम्राट महल के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन लू मिंग नहीं मिला। इस दौरान वो लू मिंग से दिल से नफरत करता था। उसे यहां उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो इतना खुश हुआ कि लगभग जोर से हंस पड़ा। क्या हुआ, तुम हार गए? क्या फिर से मार खाना चाहते हो? लू मिंग ने उदासीनता से कहा। भीड़ स्तब्ध रह गई। लू मिंग के लहजे से ऐसा लग रहा था कि क्या यांग लियूजी पहले लू मिंग से हार चुका था? क्या सच में? अगर ऐसा होता तो क्या जलते सूरज का साम्राज्य कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं था? बकवास है, छोटे बदमाश। उस समय तुम सिर्फ बाहरी ताकतों और एक कठपुतली पर निर्भर थे। अब जब तुम्हारी कठपुतली चली गई है, मैं तुम्हें 3 चालों में मार डालूंगा। यांग लियूजी ने चिल्लाकर लू मिंग के शब्दों को जल्दी से सुधारा। बाकी लोगों को भी यह बात समझ आ गई। पता चला कि लू मिंग बाहरी ताकतों पर निर्भर था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। अगर खुद की क्षमता ना हो तो वह बेकार ही होती है। उन्होंने राहत की सांस ली। अगर जलते सूरज के साम्राज्य जैसा छोटा सा साम्राज्य भी इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो वे इसे कैसे सहन कर पाएंगे? मुझे 3 ही चालों में मार डालोगे, सिर्फ तुम? क्या तुम्हें हंसते हंसते लोटपोट होने का डर नहीं है? लू मिंग ने उदासीनता से बोलना जारी रखा। इस तरह के उदासीन रवैये ने यांग लियूजी के क्रोध को और बढ़ा दिया। तुम तो मौत को बुला रहे हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो।
यांग लियूजी दहाड़ा। उसके शरीर से एक झुलसा देने वाली आभा निकल रही थी जिससे रेस्तरां भट्टी जैसा लग रहा था। जिया नियानकिंग आगे बढ़ी और यांग लियूजी के सामने खड़ी हो गई। छोटी किंग, तुम्हें उससे निपटने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ खेलने दो। लू मिंग ने शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। फिर वह खड़ा हुआ और यांग लियूजी की ओर चल पड़ा। जल्दी करो और इसे खत्म करो, हमने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। जिया नियानकिंग ने लू मिंग की ओर एक नजर डाली और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसका लहजा इतना सहज था मानो लू मिंग यांग लियूजी से आसानी से निपट सकता हो। इससे आसपास के लोग अचंभित रह गए। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो और तुम्हें डर है कि खाना ठंडा होने पर उसका स्वाद खराब हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं उससे निपट लूंगी, खाना ठंडा नहीं होगा। लू मिंग हंस पड़ा। बाकी दोनों के होंठ कांप रहे थे। ये दोनों बाकी दोनों से ज्यादा आत्मविश्वासी थे। वे अभी भी खाने के बारे में सोच रहे थे और खाना अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। कृपया ध्यान दें, आपका प्रतिद्वंदी क्लाउड सम्राट श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति यांग लियूजी है, न कि सड़क किनारे पड़ा कोई साधारण बिल्ली या कुत्ता। पागलपन, हद से ज्यादा पागलपन। यांग लियूजी को लगभग खून की उल्टी हो गई। उसे अपने दिल, जिगर, प्लीहा, फेफड़े और गुर्दे में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। अपनी बातों पर भरोसा करना बेकार है, अपनी मूर्खता की कीमत तुम्हें जल्द ही चुकानी पड़ेगी। यांग लियूजी दहाड़ा और उसके शरीर के चारों ओर की झुलसा देने वाली आभा और भी तीव्र हो गई। उसका पूरा शरीर सूर्य के समान था और उसने लगभग रेस्तरां में आग लगा दी। ये जगह बहुत तंग है, चलो बाहर जाकर लड़ते हैं, लू मिंग ने कहा। बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए था, यांग लियूजी गुस्से से चिल्लाए। वे दोनों खिड़की से बाहर उड़ गए और छोटी झील के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। इस समय तक इसने रेस्तरां की अन्य मंजिलों पर मौजूद लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया था और वे सभी एक एक करके बाहर देखने लगे। ये यांग लियूजी है। यांग लियूजी किसी से लड़ने जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है? क्या वह भी क्लाउड सम्राट रैंकिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? नहीं, क्लाउड सम्राट रैंकिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वो इतना छोटा है कि 20 साल से भी कम उम्र का लगता है। इस व्यक्ति ने सचमुच यांग लियूजी से लड़ने की हिम्मत की। ये तो एक शानदार मुकाबला होने वाला है। रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिलों पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मरना, मार डालो। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से निकले, यांग लियूजी दहाड़ा, उसकी आभा विस्फोटित हो गई। वू जोंग 5 दान शिखर। स्पष्टतः इस दौरान यांग लियूजी की साधना में भी काफी सुधार हुआ था। क्लाउड सम्राट महल के खंडहरों में यांग लियूजी की साधना मार्शल पूर्वज स्तर के 5वें चरण के प्रारंभिक स्तर पर ही थी। धमाका, शक्तिशाली अग्नि बल का विस्फोट हुआ जिससे यांग लियूजी एक छोटे सूर्य की तरह दिखने लगे। इससे अत्यंत गर्म आभा निकली और नीचे स्थित झील का पानी उबलने लगा जिससे हवा में धुंध छा गई। दिव्य सूर्य की मुट्ठी। यांग लियूजी ने दहाड़ते हुए लू मिंग पर मुक्का मारा। सूर्य के समान तेज प्रकाश की एक मुट्ठी लू मिंग की ओर लक्षित थी। लू मिंग ने अपनी हथेली से प्रहार किया और एक विशाल हथेली का निशान प्रकट हुआ जो मुट्ठी की चमक से टकरा रहा था। एक जोरदार धमाके के बाद मुट्ठी की चमक और हथेली का निशान गायब हो गया। एक चाल, लू मिंग ने बुदबुदाया। क्या यांग लियूजी ने यह नहीं कहा था कि वह उसे 3 चालों में मार डालेगा? उसने गणना करने में उसकी मदद की थी। यांग लियूजी के चेहरे के भाव बदल गए। लू मिंग वास्तव में उसके एक वार को रोक सकता था। उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। महान दिव्य सूर्य की मुट्ठी की चमक आकाश को चीर देती है। यांग लियूजी ने फिर से दहाड़ लगाई और एक मुक्का मारा। यह मुक्का तो और भी भयानक था। ऐसा लगा जैसे सूरज गिर रहा हो। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के 5वें चरण के शिखर पर पहुंच चुके यांग लियूजी की युद्ध शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर के 7वें चरण के शिखर पर पहुंचे एक साधारण योद्धा के पास शायद केवल इसी प्रकार की युद्ध शक्ति होती। जानवर की हथेली। लू मिंग ने एक और हाथ से प्रहार किया। एक विशालकाय जानवर का पंजा प्रकट हुआ और उसने सूर्य के समान मुट्ठीनुमा ऊर्जा को पकड़ लिया। छी, सूर्य के समान मुट्ठी की ताकत एक दयनीय छोटी लौ की तरह थी जिसे उस जानवर के पंजे ने बुझा दिया था। 2 चालें, लू मिंग ने फिर कहा। लड़ाई देख रहे लोग स्तब्ध रह गए, खासकर 5वीं मंजिल पर मौजूद लोग। लू मिंग सचमुच यांग लियूजी से लड़ सकता था। यह अविश्वसनीय था। धधकते सूरज का साम्राज्य बेहद भयानक था। एक के बाद एक विशेषज्ञ उभर रहे थे।
आह, धिक्कार है महान सूर्य की दिव्य मुट्ठी पर जो दुनिया को जलाकर राख कर रही है। यांग लियूजी क्रोध से दहाड़ा और अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चली। उसी समय उसकी रक्त शक्ति में विस्फोट हो गया। उनकी वंश परंपरा भी राजा वर्ग के दूसरे स्तर पर थी। हुआ लाला, नीचे झील का पानी मत रहा था और सचमुच उबल रहा था। ऊपर से एक भयानक मुट्ठी जैसी तेज रोशनी लू मिंग पर आकर गिरी। तोड़ना, लू मिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ और उसने उसे ऊपर की ओर उछाला। ची ची, लंबे भाले ने यांग लियूजी की मुट्ठी की चमक को भेद दिया। लू मिंग का शरीर तेजी से उसके पार निकल गया और आकाश में उड़ गया। 3 चालों में, यांग लियूजी, तुमने कहा था कि तुम मुझे 3 चालों में मार डालोगे, लेकिन अब तुम मुझे खुजली मिटाने की शक्ति से ही मारना चाहते हो। ये तो बड़ा मजाक है। लू मिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। धिक्कार है, ये छोटा कमीना इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? यांग लियूजी मन ही मन दहाड़ा, उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। उसने लू मिंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें आज जाने देता हूं, और हम किसी और दिन लड़ेंगे। इतना कहकर वह वहां से जाना चाहती थी। एक और दिन? क्या मैंने एक और दिन कहा? लड़ाई के बाद जाना चाहते हो? भला दुनिया में ऐसी अच्छी बात कैसे हो सकती है? यहीं रुको, लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। एक भयानक आभा ने यांग लियूजी को घेर लिया। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अब भी मुझ पर हाथ डालना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं महान सूर्य महल का शिष्य हूं, समझे? मैं महान सूर्य महल का शिष्य हूं। यांग लियूजी दहाड़ा। आपको ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि आप ग्रेट सन प्रीफेक्चर के शिष्य हैं। ग्रेट सन प्रीफेक्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं। बस मेरे एक हमले का सामना कीजिए और आप मर जाएंगे। लू मिंग दहाड़ा, उसकी आभा उग्र थी और उसने लंबे भाले को नीचे की ओर खींचा। धमाका, सैकड़ों मीटर लंबी, वायु और अग्नि की शक्ति से युक्त एक भाले जैसी ज्योति यांग लियूजी पर गिरी। जब भाले जैसी चमक हवा में ही थी, तभी नीचे स्थित झील हवा के बल से दब गई। झील का पानी 2 भागों में बंट गया और कुछ 100 मीटर लंबा एक जलविहीन क्षेत्र प्रकट हुआ। इसका आकार भाले जैसी चमक के समान था। तुम डरपोक हो। आह, यांग लियूजी दहाड़ा और भाले की चमक को रोकने के प्रयास में अपनी पूरी ताकत से हवा में 1 दर्जन बार मुक्के मारे, लेकिन ये बेकार साबित हुआ। लगभग 1 दर्जन मुट्ठी के आकार की मशालें आतिशबाजी की तरह थी और एक ही झटके में ढह गई। भाले की चमक की गति नहीं रुकी और वह यांग लियूजी के शरीर से जोरदार तरीके से टकराया। यांग लियूजी का शरीर तोप के गोले की तरह झील की ओर गिर रहा था। धमाका, वो बुरी तरह झील में गिर गया, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। धरती भी कांप उठी और झील की सतह पर एक भंवर दिखाई दिया। सभी ने देखा कि यांग लियूजी ने झील की तलहटी में एक गहरा गड्ढा बना दिया था और झील का पानी पूरी तरह से यांग लियूजी को डुबो चुका था। ये कमीने, आसपास खड़े दर्शक पूरी तरह से अचंभित रह गए। ये बहुत हिंसक था। उसने एक ही वार में यांग लियूजी को हरा दिया और यांग लियूजी को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। विशेषकर 5वीं मंजिल पर बैठे दर्शक, उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि वे मानो एक मुर्गी को भी निगल सकते थे। ये तो अविश्वसनीय है। जलते सूरज का साम्राज्य तो वाकई अद्भुत है। इतने सारे प्रतिभाशाली योद्धा कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। बर्निंग सन एम्पायर हमेशा से ही सूची में सबसे नीचे रहा है। यह अविश्वसनीय है कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग यहाँ पैदा हुए हैं। 5वीं मंजिल पर मौजूद लोग अविश्वास से चिल्ला उठे। वुश! इसी क्षण एक आकृति झील में कूदी और अगले ही क्षण बाहर आ गई। वो लैन यूनफेई था। उसने यांग लियूजी को अपनी बाहों में उठा रखा था। यांग लियूजी का शरीर खून से लथपथ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में अविश्वास, शर्म और क्रोध के भाव थे। पहले उसने बेशर्मी से शेखी मारी थी कि वह लू मिंग को 3 चालों में मार डालेगा। अंत में लू मिंग ने आसानी से उसकी 3 चालें खा ली। इतना ही नहीं, उसने एक ही चाल में उसे अधमरा कर दिया। इससे उसे छिपने के लिए कोई गड्ढा ढूंढने की इच्छा हुई। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो चुपचाप रहो। हमेशा खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन मत समझो। ये शर्मनाक है। इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दफा हो जाओ। लू मिंग ने हाथ हिलाया, मानो कोई बड़ा अपने कनिष्ठ को उपदेश दे रहा हो। आप जीतते हैं। यांग लियूजी इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक बार फिर मुंह भर खून थूक दिया। लू मिंग, इतना घमंड मत करो। द्वितीयान दिव्य रक्षक चयन के दौरान मेरे बड़े भाई से मत टकराना, वरना तुम्हारी बुरी मौत होगी। चलो चलें। लैन यूनफेई क्रोध से दहाड़ा, फिर उसकी आकृति आकाश में उड़ गई।
लू मिंग मुस्कुराया और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वो पलक झपकते ही रेस्तरां लौट गया। चलो खाना जारी रखें। लू मिंग हंसा और फिर से खाने पीने के लिए बैठ गया। रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोग अचंभित रह गए। भाई लू, हमें उस बड़े भाई से सावधान रहना चाहिए जिसके बारे में लैन यूनफेई ने बात की थी। फेंग वूजी का चेहरा गंभीर हो गया। जी हाँ, क्लाउड एम्परर बोर्ड में 5वें स्थान पर मौजूद प्रतिभाशाली व्यक्ति का उपनाम भी लैन है। उनका नाम लैन यूनडाओ है। मुझे पूरा यकीन है कि वे लैन यूनफेई के बड़े भाई हैं। लिंग यानची का चेहरा भी गंभीर था। हालांकि लू मिंग की युद्ध क्षमता मजबूत थी, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि लू मिंग क्लाउड सम्राट रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वालों का मुकाबला कर सकता है। वे लोग बहुत शक्तिशाली थे। वे सब राक्षस थे। क्लाउड सम्राट रैंकिंग में 5वां स्थान। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई और उसके होठों पर एक मुस्कान घुल गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खाता पीता रहा। कुछ देर बाद वे चारों रेस्तरां से निकले और रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। डिटियन डिवाइन गार्ड की प्रारंभिक प्रतियोगिता में अभी भी 3 दिन बाकी थे। इसी समय शी नियानकिंग, लू मिंग, लैन यूनफेई और यांग लियूजी के युद्ध की खबर तेजी से फैल गई। कई लोग हैरान रह गए और मन ही मन आह भरी। आजकल इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं और एक और अज्ञात प्रतिभा उभर कर सामने आए है। सराय के एक कमरे में लू मिंग पालथी मारकर बैठा था और युद्ध के बारे में सोच रहा था। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार था जब लू मिंग का क्लाउड सम्राट रैंकिंग में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ सीधा मुकाबला हुआ था। हालांकि वो ऊपरी तौर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता था, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यांग लियूजी का क्लाउड सम्राटों की सूची में केवल 33वां स्थान था, लेकिन उनकी साधना शक्ति मार्शल पूर्वज स्तर के 5वें चरण के शिखर तक पहुंच चुकी थी। उनकी युद्ध क्षमता मार्शल पूर्वज स्तर के 7वें चरण के एक सामान्य योद्धा के बराबर थी। ऐसे में रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली थे? विशेषकर शीर्ष 10 में शामिल प्रतिभाशाली लोग, वे कितने शक्तिशाली थे? लू मिंग ने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मेरा साधना स्तर कम है। मैं अभी मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 4थे स्तर पर ही हूं। मुझे जल्द से जल्द इससे आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद लू मिंग की नींव काफी स्थिर हो चुकी थी। पर्याप्त ऊर्जा होने पर लू मिंग की साधना उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। दिन पलक झपकते ही बीत गया। दूसरे दिन की शाम को स्वर्ग के दिव्य महल से लोग वास्तव में उन्हें ढूंढने आए। उन्होंने द्वितीयान डिवाइन गार्ड के चयन के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। ये पत्र शी नियानकिंग के लिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि कल शी नियानकिंग द्वारा लैन यूनफेई को परास्त किए जाने की खबर स्वर्ग के दिव्य महल के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा था। जिया नियानकिंग की युद्ध क्षमता को देखते हुए वो निमंत्रण प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य था। अगले 2 दिन शांतिपूर्ण रहे और किसी ने भी लू मिंग और बाकी लोगों को परेशान नहीं किया। पलक झपकते ही डिटियन डिवाइन गार्ड के प्रारंभिक दौर का समय आ गया। डिटियन डिवाइन गार्ड की प्रारंभिक प्रक्रिया में सम्राट यून के 36 देशों से निमंत्रण प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक विशिष्ट समूह का चयन किया जाना था। केवल यही लोग डिटियन डिवाइन गार्ड के अंतिम चयन में भाग लेने के योग्य होंगे। प्रारंभिक तैयारियों के लिए सभा स्थल बादलों से घिरी निर्जन शाही राजधानी में स्थित सम्राट के स्वर्ग दिव्य महल के निवास के सामने था। सुबह सुबह लू मिंग, शी नियानकिंग, फेंग वूजी और लिंग यानची सभा स्थल की ओर चल पड़े। बादलों से घिरे साम्राज्य की राजसी राजधानी में स्थित सम्राट का दिव्य महल अत्यंत भव्य और राजसी था। ये बादलों से घिरे शाही महल से भी कहीं अधिक भव्य था। हवेली के सामने एक चौड़ा चौक था। जब लू मिंग और बाकी लोग पहुंचे तो चौक पहले से ही लोगों से घिरा हुआ था। उनमें से अधिकतर लोग शो देखने आए थे। हालांकि चौक में ज्यादा लोग नहीं थे। इसका कारण ये था कि स्वर्ग के दिव्य महल से आए लोग चौक की रक्षा कर रहे थे। केवल प्रारंभिक अभ्यास में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग ही उस पर कदम रख सकते थे। यदि कोई अन्य व्यक्ति लापरवाही से कदम रखता और पकड़ा जाता तो उसे निर्दयतापूर्वक मार डाला जाता। किसी ने भी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। जब वे चारों वहां पहुंचे तो वे सीधे चौक की ओर चल दिए। दोस्तों देखो, यहाँ प्रारंभिक दौर का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। इनमें से 2 तो बहुत जवान दिखते हैं। ये किस साम्राज्य से है? मैं उसे नहीं जानता। वो बिल्कुल अजनबी है। मुझे पता है, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले देखा था। सबसे कम उम्र के लड़के और लड़की वही हैं जिन्होंने 3 दिन पहले यांग लियूजी और लैन यूनफेई को हराया था। वे बनिंग सन साम्राज्य के प्रतिभाशाली योद्धा है।
आसपास मौजूद लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, क्या ये वही है? अफवाहों की तरह वे सचमुच इतने ही युवा है? मुझे लगा था कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि धधकते सूरज के साम्राज्य ने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। पिछले कुछ दिनों में लू मिंग और शी नियानकी के नाम क्लाउड वाइल्डनेस की शाही राजधानी में फैल गए थे। बहुत से लोग उत्सुकता से लू मिंग और बाकी तीनों को देख रहे थे। उन चारों ने पहले भी ऐसे बड़े दृश्य देखे थे, इसलिए उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। वे चौक की ओर चले और एक किनारे पर खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी आ गए, फैंग वूजी हंसे। यह मेरे लिए अन्य प्रतिभाशाली लोगों से मिलने का एक अच्छा अवसर है। लिंग यानची की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया और अधिक से अधिक लोग आने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि वे सभी युवा थे, सभी 30 साल से कम उम्र के थे। उनमें से अधिकतर 20 वर्ष की आयु के थे और 20 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग थे। देखो, ये लियू शियाफेंग है, जो क्लाउड सम्राट रैंकिंग सूची में 35वें स्थान पर है। अचानक किसी ने पीले वस्त्र पहने एक युवक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। और हाँ, ये वांग काय है, जो क्लाउड एम्परर बोर्ड में 26वें स्थान पर है। हे भगवान, ये तो सु यिंगयंग है, जो क्लाउड एम्परर रैंकिंग में 13वें स्थान पर है। मैंने बहुत समय से सुना है कि सु यिंगयंग बेहद खूबसूरत है। आज उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई अपनी खूबसूरती के लायक है। क्लाउड एम्परर रैंकिंग सूची में प्रतिभाशाली लोगों के आगमन से दर्शक उत्साहित हो गए। सम्राट यून के 36 देश विशाल थे, लेकिन सम्राट यून की सूची में केवल 36 लोग ही थे। आमतौर पर क्लाउड सम्राट रैंकिंग के प्रतिभाशाली लोग इधर उधर बिखरे रहते थे। उन्हें देखना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब उन्होंने एक साथ इतने सारे लोगों को देखा था और सभी उत्साहित थे। क्लाउड एम्परर बोर्ड पर मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को परखते हुए फैंग वूजी और लिंग यानची की आंखें भी चमक उठीं। देखते ही देखते चौक पर कम से कम 300 लोग जमा हो गए थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। इससे लू मिंग भावुक होकर आह भर उठा। केवल उन्हीं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को निमंत्रण मिल सकता था जो चिलचिलाती धूप के 6 नायकों के समान स्तर के हों। हालांकि ऐसे सैकड़ों प्रतिभाशाली व्यक्ति आ चुके थे। लू मिंग को अचानक अपने चारों ओर एक जानलेवा भावना का आभास हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। तो ये यान के 6 चरम रूप थे। कुछ दिनों तक उससे न मिलने के बाद यान लियूजी के घाव लगभग ठीक हो चुके थे। वो लू मिंग को ठंडी निगाहों से देख रहा था। यान लियूजी के बगल में एक लंबा युवक खड़ा था। उसने भी यान लियूजी जैसे ही कपड़े पहने थे और स्पष्ट रूप से वह झाओ वंश के महान सूर्य परिवार से था। वह भी लू मिंग को शत्रुतापूर्ण नजर से घूर रहा था। यान लियूजी यहाँ है, उनके बगल में जो है, क्या वे महान सूर्य परिवार की युवा पीढ़ी के नंबर 1 विशेषज्ञ यान फीशुन है? यह निश्चित रूप से वही है। यान फीक्सुन क्लाउड सम्राट रैंकिंग सूची में 9वें स्थान पर। आसपास से हैरानी भरी चीखें सुनाई दी। क्लाउड सम्राट रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का नाम अंततः सामने आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो यान फीक्सुन का आगमन 10 दिन पहले घटी घटना की शुरुआत थी। हवा में एक नीली रोशनी चमकी और चौक में 2 आकृतियां दिखाई दी। नीले वस्त्र पहने 2 युवकों में से एक लैन यूनफेई था। दूसरा आदमी लंबा था और उसकी पीठ पर तलवार थी। उसके व्यक्तित्व में एक उग्रता झलक रही थी। लैन यूनफेई और लैन यूनदाओ 5वें स्थान पर काबिज लैन यूनडाओ आ चुके हैं। आसपास एक बार फिर विस्मयबोधक आवाजें गूंज उठी। लैन यूनफेई और लैन यूनदाओ के पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई। अगले ही पल उन्होंने लू मिंग और बाकी लोगों को देखा। वे दोनों लू मिंग और बाकी लोगों की ओर बढ़े। देखने लायक एक बढ़िया शो है। भीड़ की निगाहें लैन यूनडाओ और लू मिंग पर टिकी हुई थीं। चौक पर मौजूद प्रतिभाशाली लोग भी उत्सुकता से देख रहे थे। बहुत जल्द ही लैन यूनफेई और लैन यूनदाओ लू मिंग और बाकी लोगों से ज्यादा दूर नहीं थे। आप दोनों लू मिंग और जी नियानकिंग हैं। लान युंडाओ की निगाहें लू मिंग और शी नियानकिंग पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखों में छिपी हत्या की मंशा को नहीं छिपाया। बिल्कुल सही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब इतना मशहूर हो जाऊंगा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी और उसे कोई परवाह नहीं थी। जिया नियानकिंग ने मुंह फुला लिया और जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाए। ये देखकर लैन युंडाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नीले ब्लेड परिवार के लोगों को पीटने की? तुम वाकई बहुत दुस्साहसी हो। लेकिन जो भी मेरे नीले ब्लेड परिवार के लोगों को पीटने की हिम्मत करेगा,
वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। अरे सच में, बड़ी बड़ी बातें करते हुए क्या तुम्हें अपनी जबान पर लगाम लगने का डर नहीं लगता? दुनिया बहुत बड़ी है और इतने सारे विशेषज्ञ हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पलक झपकते ही तुम्हारे परिवार को तबाह कर सकते हैं। तुमने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने तुम्हारे नीले ब्लेड वाले परिवार पर हमला करने की हिम्मत की, वे अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने में जरा भी शर्म नहीं आती। लू मिंग ने उदासीनता से कहा, उसकी आवाज उपहास से भरी हुई थी। आपने अभी अभी क्या कहा? लान युंडाओ बेहद क्रोधित था। भाई लैन, उनसे शब्दों में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन पर हमला करो और उन्हें मार डालो। इसी क्षण यान फीशुन पास आई और उसने घातक भाव से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोशिश क्यों नहीं करते? लू मिन की आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हो रही थी। जी नियानकिंग, फैंग वूजी और लिंग यानची लू मिंग की तरफ चले और यान फिक्सुन, लैन युंडाओ और बाकी लोगों को घूर कर देखा। युद्ध शुरू होने ही वाला था। इस जगह पर बड़ी लड़ाई की अनुमति नहीं है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे मार दिया जाएगा। अचानक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से पहाड़ जैसा दबाव उठ उठा। ये हट्टा कट्टा आदमी स्वर्ग के दिव्य महल का रक्षक था। लान युंडाओ और यान फिक्सुन के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने अपनी ऊर्जा वापस ले ली। लू मिंग और समूह ने भी अपनी आभा समेट ली। मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूं। लू मिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम प्रारंभिक परीक्षा आसानी से पास कर लोगे। उस समय मैं तुम्हें डिटियन डिवाइन गार्ड चयन में नीले ब्लेड परिवार को नाराज करने के परिणामों के बारे में बताऊंगा। लान युंडाओ ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर लान युनफेई के साथ चला गया। यान फिक्सुन और यांग लियूजी ने जाने से पहले लू मिंग को उदासीनता से देखा। मिस शी, भाई लू, आपको सावधान रहना होगा। फैंग वूजी और लिंग यानची बेहद चिंतित थे। ये ठीक है। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उनके चेहरे पर तनाव का भाव था। दूसरी ओर जी नियानकी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भन 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 भन, इसी क्षण हवा में किसी चीज के टूटने की एक और आवाज सुनाई दी। कियू चांगकोंग यहाँ है और सबसे शक्तिशाली डार्क हॉर्स प्रिंस हुआ लिंग। किसी ने चिल्लाया। लू मिंग ने ऊपर देखा और आकाश से कुछ आकृतियों को नीचे उड़ते हुए देखा। उनमें से एक बेहद युवा था, लगभग 21 या 22 वर्ष का। उसने धधकते लाल रंग का चोला पहना हुआ था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। यह व्यक्ति निश्चित रूप से युवा स्वामी हुआ लिंग होंगे। दूसरे व्यक्ति की पीठ पर तलवार थी। अगर वो कियू चांगकोंग नहीं था तो और कौन हो सकता था? कियू चांगकोंग की आंखों में लू मिंग को देखते ही हत्या का भाव भर गया। लू मिंग, मुझे नहीं पता तुम्हें निमंत्रण कैसे मिला। अगर तुम दितियान डिवाइन गार्ड के चयन में भाग न लेते तो शायद थोड़ा और जी सकते थे। अब जब तुम यहाँ हो तो बस मौत को दावत दे रहे हो। प्रारंभिक दौर के बाद असली चयन प्रतियोगिता शुरू होते ही तुम्हारी मौत निश्चित है। कियू चांगकोंग की आंखें ठंडी थी और वह लगातार सोच रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने लू मिंग द्वारा यांग लियूजी को हराने की खबर सुनी थी। पहले तो वह बेहद हैरान रह गया। वे लू मिंग के निमंत्रण और उसकी क्षमता से चकित थे। हालांकि शुरुआत में वो थोड़ा सा ही चौंका था और उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसे 10% विश्वास था कि वो लू मिंग को मार सकता है। लू मिंग ने कियू चांगकोंग को देखा, उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। उसे कियू चांगकोंग को मारना ही था। लू युनटियन को 8 साल तक जो यातनाएं सहनी पड़ी, उन सबका श्रेय कियू चांगकोंग को जाता है। भन 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 भन, लोगों के लगातार आने से हवा के फटने की आवाज समय समय पर सुनाई देती थी। कुछ ही समय बाद क्लाउड सम्राट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहे जियांग होंगवेन और दूसरे स्थान पर रहे युवा मास्टर तियान शे एक साथ पहुंचे, जिससे माहौल चरम पर पहुंच गया। युवा स्वामी तियान शी ने हरे रंग का चोला पहना हुआ था। उनका चेहरा उदास था और आंखें निर्मल थीं। वे किसी विषैले सांप की तरह थे जो लोगों को निगलने ही वाला हो। जो भी उनके निशाने पर आता उसे कपकपी महसूस होती। जियांग होंगवेन लंबा था और उसमें एक राजसी और दबंग आभा थी, जो युवा स्वामी तियान शे के बिल्कुल विपरीत थी। अब तक चौक में लगभग 600 लोग मौजूद थे। उनमें से हर एक असाधारण शक्ति से परिपूर्ण था और उनमें असाधारण आभा थी। जब वे सब एक साथ एकत्रित हुए तो दृश्य अत्यंत भव्य था। जियान फेंग्यून अभी तक नहीं आया। क्या वह मर गया होगा? हाँ हाँ। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये युवा स्वामी तियान शे की आवाज थी। हर कोई उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम एक विषैले सांप नहीं मरे तो जियान फेंग्यून कैसे मर सकता है?
पास ही में जियांग होंगवेन ने उपहास किया। कई लोगों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। क्लाउड सम्राट की सूची में बहुत कम लोग ऐसे थे जो युवा स्वामी तियानशे से इस तरह से बात करने का साहस रखते थे। लान युंडाओ 5वें स्थान पर था और घमंडी था। हालांकि युवा स्वामी तियानशे के सामने उसे आज्ञाकारी होना ही पड़ता था। हे, मैंने सुना है कि जियान फेंग्यून प्रशिक्षण के लिए दूसरे क्षेत्र में गया है। उसके लिए बाहर मरना तो आम बात है। युवा स्वामी तियान ने भयावह मुस्कान के साथ कहा। जियान फेंग्यून सम्राट युन के दरबार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और सम्राट युन के 36 राज्यों में युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ थे। हाँ, वे तियानशे, मुझे खेद है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। इसी दौरान दूर से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। वोश! एक तलवार जैसी रोशनी अविश्वसनीय गति से हवा को चीरती हुई गुजरी। कुछ क्षण पहले वो स्पष्ट रूप से 10 मील दूर था, लेकिन अगले ही क्षण वो चौक के ऊपर आकाश में था। तलवार की रोशनी बिखर गई और एक युवा आकृति प्रकट हुई। वो लगभग 24 या 25 वर्ष का था और उसने एक लंबा धूसर चोगा पहन रखा था। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी आंखें चमकीली थीं। वो म्यान से निकली हुई दिव्य तलवार की तरह दिख रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात उसके चेहरे पर मौजूद लंबा निशान था, जो बेहद भयावह लग रहा था। जियान फेंग्यून, आप अंततः यहाँ हैं। युवा स्वामी तियान की आंखों में एक भाव झलका, जिससे गंभीरता का एक संकेत प्रकट हुआ। वो जियान फेंग्यून थे, जो क्लाउड सम्राट बोर्ड में प्रथम स्थान पर थे। वहां उत्साहपूर्ण चर्चा का दौर शुरू हो गया। अरे, जियान फेंग्यून के चेहरे पर निशान क्यों था? मेरे चेहरे पर तो पहले नहीं था। ऐसा कौन है जो इतना शक्तिशाली है कि जियान फेंग्यून के चेहरे पर निशान छोड़ सके? आसपास से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे तियानशे, मैं यहाँ हूँ। क्या आप बहुत निराश हैं? जियान फेंग्यून ने युवा स्वामी तियानशे की ओर देखा और कहा। निराश होने की क्या बात है, तुम सही समय पर आए हो। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। युवा स्वामी तियान ने ताना मारा। फिर उनकी आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, जियान फेंग्यून, मैंने सुना है कि तुम प्रशिक्षण के लिए दूसरे क्षेत्र में गए थे। किसी ने तुम्हें घायल कर दिया है। ये बहुत शर्मनाक है। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? 1000 नदियों वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान मुझे वहां के प्रतिभाशाली लोगों ने घायल कर दिया था। मुझे आपको बताना होगा कि अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग क्लाउड सम्राट पर्वत श्रृंखला के प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जियान फेंग्यून ने स्पष्ट रूप से कहा। इससे युवा गुरु तियानशे, जियांग होंगवेन और अन्य प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। जियान फेंग्यून, 1000 नदियों के क्षेत्र में आपकी रैंकिंग क्या है? उसने युवा स्वामी तियान से पूछा। 18वां स्थान, जियान फेंग्यून ने शब्द दर शब्द कहा। क्या? जैसे ही उसने ये कहा, पूरा इलाका अशांत हो गया। बादल सम्राट पर्वत श्रृंखला के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को 1000 नदी जल क्षेत्र के नंबर 18 प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हरा दिया और उसके चेहरे पर एक निशान पड़ गया। ये कैसे संभव हुआ? क्या 1000 नदियों का क्षेत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली था? हाँ, जियान फेंग्यून, मेरी राय में बात यह नहीं है कि प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर है। बात यह है कि तुम बहुत कमजोर हो। लगता है पिछले कुछ सालों में तुम्हारा प्रदर्शन गिर गया है। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह हरा दूंगा। युवा स्वामी तियान जोर से हंस पड़े। उन्हें विश्वास नहीं था कि 1000 नदियों का क्षेत्र इतना शक्तिशाली था। अगर 18वें स्थान वाला जियान फेंग्यून को हरा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उससे ऊपर कम से कम 18 प्रतिभाशाली लोग थे? युवा स्वामी तियानशे, ये तो केवल 1000 नदियों का जल था, क्षेत्रों का क्या? युवा मास्टर तियान को इस बात का गर्व था कि वह कभी विश्वास नहीं कर सकता था कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग उससे आगे निकल जाएंगे। उसने सोचा कि जियान फेंग्यून आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर है। कई लोगों ने दबे स्वर में सहमति जताई और युवा स्वामी तियानशे की बातों पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे। कुएं में मेढक, जियान फेंग्यून ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। युवा स्वामी तियान ने ठंडी सी सांस ली और एक तरफ खड़ी हो गई। तब तक लोगों की संख्या 600 तक पहुंच चुकी थी। काका। इसी क्षण सम्राट स्वर्ग दिव्य महल का द्वार खुला और कुछ लोग बाहर निकले। समूह का नेता एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और उसने काला चोगा पहन रखा था। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दयालु भाव थे। उसके शरीर पर किसी प्रकार का आभास नहीं था, मानो वो कोई साधारण व्यक्ति हो जिसने साधना न की हो। हालांकि किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो एम्पायरियन स्वर्ग के दिव्य महल का सदस्य था। लगता है सब लोग यहाँ आ गए हैं। चलिए मैं अपना परिचय देता हूँ।
मेरा नाम लू शियू है और मैं इस प्रारंभिक दौर का मेजबान हूँ। बाद में मैं ही आपको असली चयन प्रक्रिया तक ले जाऊंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। नमस्कार, वरिष्ठ लू। चौक पर मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों ने सलाम किया। लू शियू ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो फालतू की बातें बंद करते हैं और मेरे साथ चलते हैं। ये प्रारंभिक मुकाबलों का स्थान नहीं है। इतना कहकर लू शियू हवा में ऊपर उठी और उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। चौक पर मौजूद अन्य प्रतिभाशाली लोग भी हवा में उछल पड़े और उनका अनुसरण करने लगे। लू मिंग और बाकी 3 लोग भीड़ में घुलमिल गए थे और अलग से नजर नहीं आ रहे थे। चौक के आसपास मौजूद लोगों ने आह भरी और उन्हें अफसोस हुआ। उसके बाद वो रोमांचक सामग्री नहीं देख पाएगा।